देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट वेनेजुएला में हो गया है तख्ता पलट। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार देर रात हमले किए, एयर स्ट्राइक किए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनको अमेरिका ले जाया गया है। बहुत सारी मौतें भी हुई हैं। जो सिक्योरिटी टीम है वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे मादुरो की, उसमें से बहुत सारी जाने गई हैं और अब एक नई अस्थिरता पैदा हो गई है दुनिया भर में कि वेनेजुएला का क्या होगा, ऑयल मार्केट का क्या होगा, क्या अमेरिका इस तरह के और भी एक्शन लेगा, क्योंकि कोलंबिया को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि उनके खिलाफ भी वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। और आज यूनाइटेड नेशंस की बैठक होने वाली है, उसमें क्या होगा, क्योंकि दो धड़ों में दुनिया फिर से बट गई है और चाइना, रशिया हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और यूरोपीय जो देश हैं वो अमेरिका के पक्ष में अपनी आवाज देते दिखाई दे रहे हैं। भारत का रुख थोड़ा सा न्यूट्रल है। सधे हुए अंदाज में भारत ने अपनी दी है प्रतिक्रिया वेनेजुएला में तख्ता पलट को लेकर। तो थोड़ी सी अस्थिरता तो है, लेकिन ऑयल मार्केट में हम कोई उथल पुथल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि लॉन्ग रन में अगर अमेरिका के कब्जे में वेनेजुएला रहता है, इस तरह से अगर वो कंट्रोल करते हैं, तो वहां से ऑयल की जो सप्लाई है वो बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके चलते अगर आप क्रूड देखेंगे तो वो $61 के आसपास के हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर में बाइंग आ रही है, सेफ में डिमांड वहां पर बढ़ी है। तो आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार में आज क्या होगा, वेनेजुएला के इस तख्ता पलट का भारत पर किस तरह का इंपैक्ट आएगा, कैसे आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ये तमाम चीजें अगले 2.5 घंटे में आपके लिए हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़कर समझेंगे और बारीकी से हर एक चीज का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले 4 बड़े ट्रिगर्स लेकर आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। तो वेनेजुएला में हुआ है तख्ता पलट और आज सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए यही है और हम देख रहे हैं कि क्रूड $61 के करीब है। चांदी में भी बढ़ोतरी आई है, चांदी $75 के आसपास पहुंच गई है। गोल्ड की बात करें तो $4,400 का गोल्ड हो गया है। यूएस फ्यूचर्स में बाइंग है, हालांकि बाइंग कुछ खास नहीं है। अमेरिकी बाजारों में देखा था कि शुक्रवार को डाउ जोन्स करीब 300 अंक चढ़ा था, लेकिन फ्यूचर्स से कोई ऐसे खास संकेत आज के सत्र में दिखाई दे नहीं रहे हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो आपको 40 अंकों पर गिफ्ट निफ्टी दिखाई देगा। हालांकि एशियन मार्केट्स में बहुत तेज स्पाइक है। आप देखेंगे जापान का बाजार हो या फिर कोरिया का बाजार हो, बड़ी तेजी पर वहां पर कारोबार आप होते हुए देखेंगे। कोल इंडिया 9 जनवरी को खुलेगा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ 9 से 13 तक और प्राइस बैंड होगा 21 से 23 रुपए का और इसमें 10% हिस्सा कोल इंडिया अपना डाइवेस्ट करने वाली है। 12 सब्सिडरीज के जरिए कंपनी ये काम करती है और सरकार ने इनको मैंडेट दिया है कि अपनी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको लिस्ट कराने पर फोकस करें। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का कैंडिडेट कोल इंडिया हो सकता है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर जो है अब ये 52 वीक हाइस पर जाकर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 400 रुपए के ऊपर की भाव है। कंसिस्टेंटली हम इसमें मूव ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जो कंपनीज जुड़ी हैं, डेक्सन हो गई, सिरमा एसजीएस हो गया, केन्सटेक हो गया, इनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। खबर है ये कि इसी एमएस के तहत 22 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है। उसमें फॉक्सकॉन के, सैमसंग के भी प्रस्ताव हैं। तो ये सारी कंपनीज भी आज के सत्र में निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाली हैं और सरकार का मकसद ये है कि जो लैपटॉप्स है या फिर मोबाइल फोन है, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट हम जो अभी तक इंपोर्ट करते हैं और ज्यादातर जो निर्भरता है वो है अभी चीन को लेकर, उसको कम किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये कंपनीज आज फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। लेकिन एक और ट्रिगर वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से धमकी दी है। व्हाइट हाउस के जरिए एक ऑडियो रिलीज हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद नहीं करता है तो हम टैरिफ लगाएंगे और इमीडिएटली लगा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और भारत जो है ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहेगा। तो इस पर भी आज हमारी नजर निश्चित तौर पर रहेगी। इस बयान के मायने भी हम समझने की करेंगे कोशिश।
अहम अपडेट्स है, बड़े ट्रिगर है जिस पर आज पूरे दिन नजर रहेगी और इसके हिसाब से बाजार रिएक्ट भी करेगा। लेकिन अभिषेक के पास दोबारा चलते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेनेजुएला में जिस तरह की स्थिति अब बन रही है इसका क्या कुछ होने वाला है ग्लोबल मार्केट पे असर, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रैटेजिकली जिस लोकेशंस पे ज्योग्राफिकली वो बैठा हुआ है वहाँ पर मेटल सप्लाई को लेकर वो उस रूट्स का इस्तेमाल होता है। ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वहाँ पर है। अभी तक हालांकि ग्लोबल सप्लाई में देखें तो सिर्फ 1% ही भागीदारी है, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर हो, डिफेंस शेयर, एरोस्पेस, ये तमाम जैसे सेक्टर होंगे जिस पर काफ़ी इसका बड़ा असर होगा। अभिषेक, कैसे आप डिकोड कर रहे हैं वेनेजुएला वाली स्थिति को और अमेरिकी जो हमले हुए हैं, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, इसको आप कैसे देख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट साथ ही अपने बाजार पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है? विश्व में देखिए, अमेरिका की विदेश मंत्री ही मार्को रूबियो, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वेनेजुएला पर शासन भी करेगा और अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित करेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, उस पर अब शासन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट है। हालांकि ये बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी अभी हम कहेंगे। आज हम देखेंगे कि पेशी होने वाली है फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो की। मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में आज पेशी होगी और उन पर नार्को टेररिज्म के तहत 25 साल से साजिश करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है विश्वमोहन कि इस हमले की वजह क्या है। देखिए, अमेरिका का काफी लंबे समय से आरोप रहा है। पहले ह्यूगो चावेज को लेकर उनकी तलखी थी और कहते थे कि नहीं, वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर जो चुनाव है फेयर तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शरणार्थी वाला जो संकट था, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन से वेनेजुएला की हालत लगातार खराब होती गई और चूंकि पड़ोसी देश है एक तरह से अमेरिका, तो फिर वहां से हमने देखा कि बहुत सारे शरणार्थी भी अमेरिका पहुंचने लगे थे। तो ये तमाम चीजें थी, इसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में जो था वो था कच्चा तेल। जैसा कि बता रहे हैं कि जो ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला का 300 अरब बैरल से भी ज्यादा का है और दुनिया में सबसे ज्यादा है, सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और अगर आप टोटल शेयर की बात करें तो लगभग 18% के आसपास का शेयर है टोटल जो ऑयल रिजर्व है। तो अमेरिका की नजर उसी पर थी और ट्रंप ने यह कहा भी कि वहां के ऑयल सेक्टर में हमारी कंपनीज अब दखल देंगी। तो ये चीजें देखिए क्लियर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो डेल्सी रॉड्रिगेज हैं, जो कि उपराष्ट्रपति थी, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है और उन्होंने सत्ता संभाल लिया है। उन्होंने मादुरो के पक्ष में बात की है। जो रक्षा मंत्री हैं वेनेजुएला के व्लादिमीर पेट्रोनो लोपेज, उनका भी स्टेटमेंट आया है और उन्हें तुरंत मादुरो की रिहाई की मांग की है। तो चीजें काफी डेवलप हो रही हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला का जो नया नेतृत्व है, यानी कि डेल्सी रॉड्रिगेज जो शासन अब चला रही है, अंतरिम सरकार बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, अगर वो उनकी मांगे नहीं मानती हैं तो दोबारा हमला हम करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी सेना तो आगे भी कार्रवाई के लिए तैयार थी। तो ये अब डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर अमेरिका का दखल मान लीजिए वेनेजुएला में बढ़ता है, अगर वो उनके ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी जो 1% का आउटपुट है ग्लोबल, अगर हम आउटपुट की अगर ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा और ऑयल के प्राइसेस को हम देखेंगे कि थोड़े से और सॉफ्ट आगे जाके करेंगे। इसके चलते ही हमने देखा कि इमीडिएट कोई इंपैक्ट आया नहीं ऑयल के प्राइसेस पर। $61 के आसपास के ही प्राइसेस हैं। हालांकि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा तो हो ही गया विश्वमोहन, क्योंकि किसी एक संप्रभु राष्ट्र पर अगर कोई देश हमला करता है तो फिर अस्थिरता का माहौल होता है और फिर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि फिर यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसके पहले भी हमने देखा है कि होंडुरस के राष्ट्रपति, हाइती के, पनामा के, फिलीपींस के, ऐसे सद्दाम हुसैन का हमने मामला देखा। हालांकि उनको अमेरिका तो नहीं ले जाया गया, लेकिन कई बार 5-6 बार ऐसा अमेरिका कर चुका है कि राष्ट्राध्यक्षों को निशाना बनाता है, उनको अपने कब्जे में लेता है और उनकी अपनी कार्रवाई करता है और यूएन फिर देखता रह जाता है। तो ज्यादा उम्मीदें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएन कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल भी है, अमेरिका के पास वीटो पावर भी है। लेकिन अब अगले 3-4 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम दोबारा हमले भी कर सकते हैं। हालांकि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो तमाम देश हैं, जो विरोधी देश हैं एक तरह से अमेरिका के, वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। उन्होंने इसकी निंदा की है और जो यूरोपियन नेशंस हैं
साफ तौर पर वो नेचुरल एलाइज है अमेरिका की तरफ से। यूके तो वही बात करेगा जो अमेरिका करता है, तो यूके हो गया या फिर इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने अमेरिका के पक्ष में कहा है और उसको सही बताया है। इजराइल ने भी अमेरिकी हमले को जस्टिफाइड करार दिया है। तो ये देखने वाली चीज होगी, घटनाक्रम बदलेगा। हालांकि मार्केट के लिहाज से मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा इंपैक्ट है, वो हम प्राइसेस में यूएस फ्यूचर में भी नहीं देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी में नहीं देख रहे हैं, ऑयल में भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब ये गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा सेफ हेवन डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ी है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, तो 1.5% 2% के आसपास की तेजी आई है। अदरवाइज थोड़ी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और सबकी नजरें होंगी कि वहां पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको लेकर अमेरिका की आगे की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आता है अमेरिकी कंपनी। हालांकि उनके जो ऑयल इंफ्रा है वो अमेरिकी कंपनी की तरफ से ही डेवलप किए गए थे और अब वापस से उसी पर वापस से कब्जे की तैयारी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तेल से बढ़कर करेंसी, पेमेंट, कंट्रोल, इस तरह का सिस्टम अब आने वाले समय में डेवलप होगा, क्योंकि युआन में हाल के दिनों में वेनेजुएला ने युआन में भी ट्रेड किया था चीन के साथ और चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये कुछ भी है, चीन को भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई है। देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलप होते हैं। इस पर और बड़ी चर्चा हम करेंगे, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक के पास दोबारा चलते हैं, उनसे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या आज के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से क्यूज है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। अभिषेक बताइए, वेनेजुएला एक तरफ अगर रख दे तो ओवरऑल किस तरह का सेटअप लग रहा है ग्लोबल मार्केट से? विश्व में देखिए एशियन मार्केट्स में देखने की उछाल है और अगर आप निकी को देखेंगे करीब करीब 1400 अंकों के आसपास की तेजी है। हांगकांग में हालांकि 0.25% के गेंस है, चाइना में करीब 1% की तेजी है, कोरिया में करीब 2% के आसपास की तेजी है। तो बाकी अगर आप एशियाई बाजार देखेंगे तो वहां पर आपको एक्साइटमेंट थोड़ी सी दिखाई देगी, थोड़ी तेजी आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरहैंग था, ये चीजें डेवलप हो रही थी, अभी से डेवलप नहीं हो रही थी। हमने देखा था कि दिसंबर में जब अमेरिका ने 3 टैंकर जब सीज किए थे वेनेजुएला के, तभी से आशंका जताई जा रही थी कि मादुरो को लेकर कोई एक्शन देंगे और मादुरो भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे थे ट्रंप के बयान के ऊपर। तो एक्शन हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब एशियाई बाजारों में तेजी है। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर सिर्फ 10 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 80 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन शुक्रवार के सत्र में हमने देखा था कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार हुआ था। डाउ 300 अंक चढ़ा था, दिन की ऊंचाई पर जाके बंद हुआ था और ये इस साल का पहला ट्रेडिंग डे था। तो डाउ ने तो शुरुआत तेजी के साथ की, नैस्डैक में शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से लगभग 350 अंक नैस्डैक लुढ़क गया। हालांकि एनवीडिया के शेयर में 1% की तेजी रही, लेकिन मेटा प्लेटफॉर्म हो गया, एप्पल हो गया, इसमें 4% हमने इसमें गिरावट देखी। क्राउड स्ट्राइक, सेल्स फोर्स जैसे शेयर भी 3 से 4% तक टूटे थे। टेस्ला में 2% की गिरावट आई थी और इसकी वजह यह थी कि जो डिलीवरीज रही थी टेस्ला की वो अनुमान से कम निकल के आई थी Q4 के। अन्य संकेतों में आप देखिए क्रूड तो एक रेंज में है विश्व मोहन, लेकिन गोल्ड में बाइंग आई है, $4400 के ऊपर के भाव निकल गए हैं गोल्ड के कॉमिक्स पर। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी फिर से $75 के ऊपर है चांदी के प्राइसेस। यूएस में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा थोड़ा ऐसा स्पाइक उसमें आया है, ये जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच में 4.18% है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जो 98 के नीचे हुआ करता था थोड़ा समय बिताया, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम देखने की उछाल आ रहा है। 98.55 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। तो जो संकेत है मतलब कोई ज्यादा कोई लेवल में ऐसे चेंजेस नहीं है, बट अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना ताइवान के बीच में तनातनी है, मिडिल ईस्ट में तनातनी है, रशिया यूक्रेन वाला मामला चल ही रहा है, अभी वेनेजुएला के ऊपर जो हमला है और वेनेजुएला से सबसे बड़ा खरीदार जैसा कि आप बता ही रहे थे वो चाइना ही है, युआन में उन्होंने ट्रेड किया था। तो ये फिर से मल्टीपोलर चीजें थोड़ी सी आगे अगर मान लिया डिस्टर्ब हुई हैं, अगर भड़कती हैं, तो फिर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि बाजार में जो स्टांस होना चाहिए थोड़ा कॉशियस रह के ही कुछ सत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाड़ सर के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत वेनेजुएला वाले मामले से ही करेंगे। अमेरिकी हमले का क्या लग रहा है, आज बाजार पर कितना असर दिख सकता है, किन सेक्टर और शेयर्स पर फोकस रखना चाहिए सजीत सर? देखिए जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हमने ये भी इसके बारे में बात की थी कि 2025 के अंत में कि वेनेजुएला का जो जियोपॉलिटिक्स है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और हमने देखा कि इस वीकेंड में जैसे निकोलस मडुरो को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उनके वेनेजुएला के
कैपिटल से और फिर उसको न्यूयॉर्क लेके गए, जहाँ पर वो कोर्ट के सामने वो उनको हाजिर किया जाएगा। तो वो एक तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स बन जाता है आगे जाके। बट अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखें तो ऑयल मार्केट में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि वेनेजुएला का आउटपुट बहुत कम रहा है। ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, 17% शेयर है उसका रिजर्व्स में, मतलब $300 बिलियन बैरल्स का उनका रिज़र्व है। पर फिर भी अगर आप देखें तो ईयरली जो वो बेच पा रहे थे वो $4 बिलियन के आसपास था, तो बहुत कम था। और ये मूव के बाद ऑयल सेक्टर में थोड़ी ओपनिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि यही ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि वेनेजुएला से ऑयल डील किया जाए और अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर आएँ। बट इंडियन कंपनीज ऑलरेडी हैं वेनेजुएला में। अगर आप देखें तो IOC है, ONGC है, वहाँ पर है, और उन्होंने इन्वेस्ट लगभग $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पर। पर उसका जो डिविडेंड जो उनको मिलता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको या तो ऑयल के थ्रू ऑयल मिलता है ऐसा स्टेक, या उसको बेच के जो पैसा मिलता है वो आपको मिलता है। वो वहाँ पर अटका हुआ है क्योंकि सैंक्शंस हैं वेनेजुएला में, जिसकी वजह से वो पैसे हम कंपनीज ये वापस इंडिया में नहीं लेकर आ पा रही हैं। तो वो एक चीज़ है जो उम्मीद है कि ये उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो डिविडेंड्स जो अटके हुए हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और ये सारे के सारे इंडियन कंपनीज़ को आएंगे। दूसरा जो है ऑयल आउटपुट, एक ज़माने में हम बहुत हाई ऑयल लेते थे, इंपोर्ट करते थे वेनेजुएला में। वेनेजुएला में हेवी क्रूड होता है और इंडियन रिफाइनरीज जैसे स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जो रिफाइनरीज हैं वो हेवी क्रूड को प्रोसेस कर सकती है, जैसे कि नायरा हो गया, रिलायंस हो गया, और कुछ नए जो रिफाइनरीज हैं हमारे PUC रिफाइनर्स हैं, वो भी आज के डेट में हेवी क्रूड रिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्रूड अगर वहाँ से चालू होता है तो एक ऑल्टरनेट सोर्स मिल जाता है इंडिया को क्रूड लेने का। जो डिपेंडेंस है वेस्ट एशिया में या फिर रशिया पे, वहाँ पर थोड़ा सा कम करके आप वेनेजुएला से आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑपरेशन उधर है। तो वो एक चीज़ है हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से, कि ये चीज़ एक मार्केट खुल रहा है हमारे लिए, जहाँ पर हमारा पैसा जो अटका है वो वापस आएगा, और दूसरा जो है क्रूड हम वहाँ से और इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑयल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मार्केट्स थोड़े से काम हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अर्निंग्स को लेके टेक रनअप को लेके चल रहा है। आज एशियाई बाज़ार ऊपर है। निकाई न्यूयॉर्क में पहली बार खुला है और 2% से ऊपर खुला है, और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो AI और टेक लेड रैली हो रही है वहाँ पर। जो थोड़ी बहुत हमने देखी थी खरीदारी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वो कैचअप रैली देखने को मिल रहा है वहाँ पर। बट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से या वेनेजुएला और US की वजह से उतना डिस्ट्रप्शन होना नहीं दिख रहा है। सजीद सर, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर एक बड़ा इवेंट हो गया ये, लेकिन बाजार के लिए देखें तो एक और इवेंट ये है कि इस हफ्ते कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसका IPO आ रहा है। कोल इंडिया 10% हिस्सा बेचेगी। बाजार को इसका अंदाजा था, क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि आप अपनी सब्सिडरीज को लिस्ट कराइए। 2 सब्सिडरीज की लिस्टिंग का प्लान भी आ गया था सामने। किस तरह से लेगा मार्केट इसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया में री रेटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत तो हो गई है। 400 रुपए के ऊपर है शेयर का भाव। देखिए 21 से 23 का प्राइस है ना। भारत कोकिंग कोल है कंपनी का नाम। 9 तारीख को खुल रहा है और 13 को बंद हो रहा है इसका IPO। OFS है, 1071 करोड़ रेस कर रहा है कोल इंडिया इसके थ्रू, और आगे जाके अप टू 75% बेचेगा भी इसको। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन इसकी 10,000 करोड़ के आसपास है। EBITDA लॉस दिखा रहा है 6 महीने का, पर प्रॉफिटेबिलिटी है एंड में, क्योंकि अदर ऑपरेटिंग इनकम से काफ़ी पैसा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी रही है ये।
बट इससे एक जो चीज़ है कि 1,000 करोड़ का जो है पैसा, जो OFS का पैसा है, वो कोल इंडिया को मिलेगा। दूसरा जो है, कोल इंडिया को भी अब थोड़ा सा डिस्काउंट आना शुरू हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। तो वो भी एक फैक्टर है जो देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी लिए सब्सिडी लिस्ट हो गई है जो इसको सप्लाई करती थी, लार्जेस्ट सब्सिडी है इसकी, तो वो भी है। तो ओवरऑल मार्केट में तो ये पहला IPO है 2026 का। प्राइसिंग भी ठीक ठाक ही है इसका। और अगर आप कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं तो RHP फाइल करने से पहले अगर आपको शेयर्स थे तो आप एलिजिबल हैं कोल इंडिया ये सब्सिडी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो है। तो रिटेल और HNIs और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे इसके अंदर। बट कितना सब्सक्रिप्शन होगा वो देखने लायक होगा। बट प्राइसिंग जो है ठीक लग रही है मुझे इसमें। और कोल इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है कोल, और मार्केट शेयर लगभग 74% का है इसका कोल माइनिंग और सेल्स में यहाँ पर। तो ये एक सब्सिडी का जो लिस्टिंग है इसमें काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और प्राइस बैंड भी देखिए 21 से 23 रुपए का है और 600 का लॉट साइज है। और ग्रे मार्केट का फिलहाल प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर प्रीमियम दिख रहा है। चलिए सर, लेकिन एक चीज़ और है कि 8 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद शुक्रवार को हमने देखा कि FIIs की तरफ से थोड़ी खरीदारी दिखी। FIIs के आंकड़े को आप किस तरह के संकेत के तौर पे देख रहे हैं? साथ ही बाजार में आज का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है, ये भी बताइए। देखिए, शुक्रवार को हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा न्यू हाई हिट किया। 26,328 पे बंद हुआ निफ्टी, और निफ्टी बैंक जो है 60,150 के ऊपर बंद हुआ। थोड़ी सी हमने देखी उसमें कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग्स भी देखी हमने। तो ओपन इंटरेस्ट गिरा था निफ्टी में लगभग 600 करोड़ के आसपास, और निफ्टी बैंक में भी ओपन इंटरेस्ट गिरा था लगभग 90 करोड़ के आसपास। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमने देखने को हमें मिली, जिसके तहत मार्केट ऊपर बंद हुआ। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें, जिसमें हम कहते हैं कि मोमेंटम है कि नहीं, या फिर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स कैसे थे, तो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम थोड़े से हल्के रहे, DI की तरफ से भी हल्के रहे, और क्या नाम है आपके FIs की तरफ से भी हल्के रहे। FIs नेट पॉजिटिव रहे 290 करोड़ के आसपास, और DIs जो थे 680 करोड़ के आसपास नेट पॉजिटिव थे। बट वॉल्यूम जो थे बहुत कम थे। इस कम वॉल्यूम और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम रहा, क्योंकि वो एक न्यू ईयर के बाद का ट्रेडिंग था, तो काफ़ी लोग छुट्टी पे भी थे, तो उसकी वजह से वॉल्यूम्स कम है। तो उसकी वजह से हमने कुछ बाज़ार को ऊपर चढ़ते हुए देखा। क्या यहाँ से ऊपर और चढ़ेगा, ये एक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अब यहाँ से जो है हम अर्निंग्स आने लगेंगे अर्निंग्स कंपनीज़ के, तो मार्केट जो है उस पर रिएक्ट करना शुरू करेगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है हमने देखा कि कैसे प्ले आउट कर रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है मार्केट्स को। बट ये हमारे लिए जो एंटायर होगा वो अभी आज की डेट में आपका अर्निंग्स अपग्रेड जो आने लगेगा। कंपनी जिस तरह से अपनी बिजनेस अपडेट्स दिखा रही हैं, रिटेल कंपनीज सेम स्टोर ग्रोथ उनका म्यूटेड रहा है, बट वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं YOY। बैंक्स में एडवांसेस 10% के ऊपर रहे हैं मोस्ट ऑफ द बैंक्स में, तो जो कि बहुत अच्छा सिग्नल दिखा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, पोजीशनिंग देखने को मिलेगी। रिटेल थोड़ा सा वीक देखने को मिलेगा। IT कंपनी आने वाले हैं, तो Q3 जो है ख़राब नहीं दिखने वाले हैं। क्या ब्लॉकबस्टर होंगे, वो भी नहीं होंगे, पर आउटलुक जो है उस पे नज़र रखा जाएगा। मार्केट उसका नज़र रखेगा, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी एक तरह से माहौल जो है एक अर्निंग्स अपग्रेड की तरफ मूव कर रहा है। FMCG में मैरिको ने नंबर अपने अच्छे दिखाए, नायका ने अपने टॉप लाइन अच्छा बताया है, लेट 20s का ग्रोथ दिखाने की बात करिए GMV में, और ब्यूटी और फैशन के लेड हो रहा है ये। मैरिको के मार्जिन से ऊपर होने की उम्मीद है Q3 में, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम है और उसका पास थ्रू अभी तक हुआ नहीं है,
और टॉप लाइन भी उनके अच्छे हैं, अच्छे 20% 20s के रेंज में है। टॉप लाइन ग्रोथ जो आप बता रहे हैं वो कंपनी बता रही है। तो एफएमसीजी, आईटी और बाकी सब चीज़ों में हमको कुछ देखने इम्पोर्टेंट अर्निंग्स अपग्रेड शायद देखने को मिलेगा हमको। कैपिटल गुड्स भी तो से इम्प्रूवड है क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स भी इम्प्रूव हुआ है। नवंबर तक के नंबर जो हम देखें तो उसमें भी काफ़ी हमने एग्रेसिव कैपेक्स लगा है नवंबर तक का। तो ये भी एक अच्छा संकेत आ रहा है कैपिटल गुड्स के लिए कि ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं कैपिटल गुड्स के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट जो है अभी अर्निंग्स के थ्रू ही रिएक्ट करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स उतने कुछ हैं नहीं आज के डेट में। आपका एक बजट आ रहा है जो फेब फर्स्ट को या उससे पहले या बाद में होगा, क्योंकि फेब फर्स्ट संडे है, तो वो एक इमीडिएट ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए अर्निंग्स के अलावा। तो ये दो की चीज़ें हैं जिसको मार्केट देखेगा। सजीत सर, अब आखिरी सवाल कि बाजार में फिर आज करना क्या चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि शुक्रवार को दोनों के दोनों इंडेक्स ने हाई बनाए। दोनों के मतलब कई सारे इंडेक्स थे जिन्होंने अपने हाईज बनाए। निफ्टी 26,340 और निफ्टी बैंक की बात में तो 60,200, ये रिकॉर्ड नए बन गए। अगर हम विक्स को देखें, थोड़ा अपटिक आ रहा है विक्स में, 9.5 के आसपास का है विक्स। और अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो वो भी 1.6 पर पहुंच गया है। आज के लिए रणनीति आपके हिसाब से एफएनओ के आंकड़ों को देखते हुए क्या होना चाहिए? देखिए, हमने देखा कि हम एफएनओ की तरफ से देखें तो कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला 26,200 और 26,400 में। इसका मतलब ये है कि जो उनका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे, क्योंकि मार्केट खुद 26,300 के ऊपर बंद हुआ। पुट रेटिंग जो हमने देखने को मिला वो 26,300 में मिला। और अगर हम रेंज देखें तो 26,200 से लेके 26,700 का रेंज दिख रहा है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है अगला जो 26,500 पे, उसके बाद 26,700 पे आ रहा है। तो 26,200 एक बेस बनते हुए दिख रहा है मार्केट का यहाँ पर हमने। और एफआईएस को हम देखें तो लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए हैं 2,000 करोड़ उन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स में, और लगभग 200 करोड़ ऐड किए हैं निफ्टी बैंक में। तो एफआई पोजीशनिंग भी जो है उस तरह से इम्प्रूव हो रही है, और लॉन्ग पोजीशंस जो हैं 11.4% हो गए हैं एफआईएस के। तो ये भी एक संकेत है कि तो सर डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होने की उम्मीद है। पर जैसे मैंने कहा अर्निंग्स लेड होगा ये पूरा, और बजट जो आ रहा है, बजट के जैसे हम बजट के पास आते जाएंगे वहाँ पर हमको और खबरें आती रहेंगी और उस पर मार्केट रिएक्ट करता रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखिएगा। अर्निंग्स पे काफ़ी ध्यान रखिएगा क्योंकि Q3 एक अच्छा डिसाइसिव क्वार्टर होगा। अगर Q3 अच्छा हो जाता है तो Q4 भी रहेगा, और जो बेस है FY27 का वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो अपग्रेड होगा FY26 पे होगा, और उसकी वजह से आपको अपग्रेड मिलेगा FY27-28 के लिए। तो वो जो है एक डिसाइसिव रहेगा मार्केट वैल्यूएशंस के लिए भी। ओके, तो मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से भी Q3 पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी और दिखेगी, और उसके हिसाब से भी बाजार काफ़ी क्यूज़ लेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को समझा दिया पूरे मार्केट के सेटअप कैसे दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से लेकर घरेलू बाजार के लिए क्या क्या कुछ ट्रिगर दिख रहे हैं। चलिए, इस बीच हमारे दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। सौमिल मेहता हैं मेरे ऐसे शेर खान से, और प्रदीप हल्दर है पीएचडी कैपिटल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। सौमिल सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है सर, बाजार में आज किस तरह की चाल दिख रही है? शुक्रवार की एक अच्छी रैली, रिकॉर्ड रैली के बाद क्या वो तेजी आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है आपको? क्योंकि एशियाई बाजारों से संकेत तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, साइजेबल बढ़त दिख रही है एशियाई बाजारों में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एब्सोल्युटली यहाँ से व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। जो हमने लास्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो हमने 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। ग्रेट सेटअप है यहाँ से। मुझे लगता है यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट हम कर चुके हैं पूरे रेंज का। 26,200 के ऊपर का ब्रेकआउट था जो हमें हम सब वेट कर रहे थे कि वो ब्रेकआउट हो। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी कैंडल बनी है ऑन फ्राइडे सेशन। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा ऊपर में। नाउ द नेक्स्ट
टारगेट इज 26,700 26,800 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जहां पे बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला है हाल फिलहाल में, और मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स में ज्यादा फोकस होना चाहिए देन द वीकर वंस। नीचे में जो सपोर्ट है वो फ्राइडे का लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी 26,100 के आसपास, वो ही एक लेवल है जो इस समय शॉर्ट टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो नीचे की तरफ टूटेगा। अब 20 डेली मूविंग एवरेज 26,000 के आसपास है, सो ये जो 100 पॉइंट की रेंज है 26,100 26,000, ये बहुत ही क्रूशियल रहेगी इन द वेरी शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, नया हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई बनाया है। एक जो रेंज बनाई थी लास्ट एक दो हफ्ते में, वो पूरी रेंज ऊपर की तरफ टूटी है, विच इज अ ग्रेट साइन। ऊपर में जो अब जो टारगेट्स हैं वो 61,500 के टारगेट्स हैं इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक, सो बाय करके ही चलना है। अब यहाँ पे जो फर्क है वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में है, जहां पर दूसरी सब बैंक्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हुए दिखी ऑन द फ्राइडे सेशन, विच इज अ वेरी गुड साइन। सो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, व्यू पॉजिटिव है इन द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ठीक है, व्यू पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए, और बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गिरावट पर आपको खरीदना है और 61,500 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जो दो मजबूत घोड़े हैं निफ्टी बैंक के, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, हमने शुक्रवार को बाइंग होती हुई देखी, 1,000 रुपये के ऊपर चला गया एचडीएफसी बैंक। और एक बड़ा ट्रिगर ये है कि जो Q3 की जो अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। एडवांसेस यानी कि नए लोन Q3 में करीब 12% बढ़े हैं और ये 28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। और डिपॉजिट्स में भी हम देख रहे हैं कि 11.5% की ग्रोथ है। देखिए, डिपॉजिट्स को लेकर पहले चिंताएं थी, लेकिन ऑफ लेट पिछले 3-4 महीने में थोड़े से उसमें पिकअप के संकेत आ रहे हैं। तो आज फिर से आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर कासा डिपॉजिट में 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो आज ये ना सिर्फ फोकस में रहेगा बल्कि बाजार को भी आगे दिशा देने का काम करेगा। और शुक्रवार को जो हमने तेजी देखी थी बाजार में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो अपडेट्स आ रहे थे Q3 के कंपनीज के, वो काफ़ी हेल्दी आ रहे थे और उनका सिलसिला जारी है। आज हम देखेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये फोकस में रहने वाले हैं। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के भी अपडेट अच्छे आए हैं। तो आज देखिए, बाजार के लिए अच्छी खबरें हैं। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में ना, आज अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो वो बढ़िया है। आगे हम पूरी की पूरी लिस्ट आपको के लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि आपकी नज़र आज खास तौर पर कहां पर रहनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जरा समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं। प्रदीप और सोमिल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मेरी तरफ से आप दोनों को गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी, आपके स्टॉक सबसे पहले बताइए, क्या खरीदना है आज? हाय, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा मेरे तरफ से, उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं रहता है। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को देते हैं। हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पास भी हो, हमारे पास नहीं है। सर, फर्स्ट जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल हमने देखा रिसेंटली 335 340 के ऊपर जो आईपीओ दिन के जो हाई था उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग हुआ है। एंड मैंने कॉल भी दिया था, फर्स्ट टारगेट आया है 355 में। तो मुझे लगता है कि जो सेटअप टाटा कैपिटल का लास्ट फ्राइडे में बंद हुआ है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय भी करना चाहिए। टाटा कैपिटल करेंट जोन से और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पे हुआ है। 359 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट, अगर आज का मैं बात बोलूंगा तो ऑलमोस्ट 367 के आसपास होना चाहिए पहला टारगेट। सेकंड 390 तक, ये नेक्स्ट अगर आप 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन देते हो तो 395 390 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट 400 के ऊपर का मेरा टारगेट है, लेकिन आप 390 के आसपास कभी भी आता है तो एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस केस में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 335 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बढ़िया यहाँ पे उछाल आते हुए दिखाया है। सेकेंड जो मेरा आज का पिक रहेगा वो रहेगा बीडीएल।
क्योंकि हमने देखा अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो है अटैक किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं डिफेंस के ऊपर जितने भी हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कम अभी लग रहा है। एंड जिस तरीके का डिफेंस में लास्ट टाइम भी हमने देखा, जब भी ऐसे वार का माहौल होता है कि डिफेंस कितना तेजी के साथ भागता है। और अभी 1495 के आसपास का बीडीएल का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि बीडीएल का सेटअप भी बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस ऑलमोस्ट 85-90% लग रहा है मुझे कंप्लीट हो गया है। करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 1525 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 1575 का रहेगा सेकंड टारगेट। 1 से 2 दिन का व्यू लेके चलिए। 1448 का रहेगा आपका, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और अगर आप और 7-8 दिन का भी टाइम फ्रेम में हिसाब से आप बाई करके जाते हो तो मुझे लगता है कि इजीली आपको 1600 एंड अबव 1650 तक ही जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। अगर आप वक्त दे सकते हैं तो 1650 तक भी ये जा सकता है। 1448 स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 1525, फिर दूसरा टारगेट 1575। भारत डायनेमिक और डिफेंस स्टॉक्स एशिया के बाकी बाजारों में भी चल रहे, चाहे वो जापान के बाजार हो, कोरिया में हो, सब में एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां आज चल रही हैं और उम्मीद है प्रदीप जी को कि यहाँ पर भी चलेंगी आज। स्वामी जी आप बताइए, आपको क्या पसंद आ रहा है आज? 2 स्टॉक्स, पहला फार्मा से है, फोर्टिस हेल्थकेयर। फोर्टिस में एक कंसोलिडेशन जो ऊपर की तरफ टूटा था ऑन द फ्राइडे सेशन, अभी 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई रैली शुरू हुई है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 870 पर और टारगेट रखेंगे 980 पर। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है फोर्टिस ने। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो हमने ऑलरेडी बात की, एक कंसोलिडेशन से ऊपर की तरफ टूटा ऑन द फ्राइडे सेशन। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा एचडीएफसी बैंक में। मैं बैंक्स में ऑलरेडी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करेगा। सो एचडीएफसी बैंक विल बी माय टॉपिक। स्टॉप लॉस रहेगा 973 का और टारगेट रहेगा 1060। 1060 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक भी आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चलिए लेकिन चलते हैं अपने सहयोगी रविंद्र के पास और समझ लेते हैं कि स्टॉक्स इन न्यूज़ की आज लिस्ट क्या है, कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बताइए रविंद्र, गुड मॉर्निंग, कौन कौन सी खबरें हैं आज? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग और कुछ स्टॉक्स अपने Q3 अपडेट के चलते भी फोकस में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज के सेशन में काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर यूएस और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन ऑनगोइंग है उसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। और वेनेजुएला के पास लगभग ग्लोबल ऑयल रिजर्व का 1/5 जो हिस्सा है और बड़ी यूएस ऑयल कंपनीज़ को वेनेजुएला में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए लाया जा सकता है, ताकि वहाँ की जो डिग्रेडेड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर किया जा सके और आउटपुट को जो है बढ़ाया जा सके। और इससे नॉन ओपेक प्लस ईपीसी सप्लाई बढ़ने के चांसेस है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के अपसाइड को लिमिट कर सकते हैं। सो इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज आज के सेशन में काफ़ी फोकस में रह सकती है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है आज एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी एक्शन में रह सकता है अपने Q3 बिजनेस अपडेट के चलते, जहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने जो है आज अपने Q3 के अपडेट अनाउंस किए हैं। और इस क्वार्टर में बैंक का जो एवरेज डिपॉजिट है उसमें 12.2% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली 12% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो अच्छे सेट ऑफ Q3 अपडेट के चलते एचडीएफसी बैंक फोकस में रह सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है भारत कोकिंग आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर 8 जन को बीट करेगा और भारत कोकिंग कोल आईपीओ इन्वेस्टर ऑर्डर के लिए 13 जैन 2026 तक ओपन रहेगा। और कोल इंडिया आईपीओ के थ्रू भारत कोकिंग में अपना 10% का जो इक्विटी है वो सोल्ड करेगा, जिसके चलते कोल इंडिया भी फोकस में रह सकता है। और भी कुछ स्टॉक अपने Q3 FY26 अपडेट के चलते फोकस में रह सकते हैं। तो उसमें जो पहला है नाइका, जहाँ पर नाइका ने अपने Q3 के जो ऑपरेशनल अपडेट हैं वो अनाउंस किए हैं। और Q3 में जो कंसोलिडेटेड जीएमबी और एनएसवी ग्रोथ है वो लेट 20s में रहने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि नेट रेवेन्यू ग्रोथ और मिड 20s में जो है मिड 20s के अपर एंड पर रह सकता है। सो इसके चलते नाइका भी फोकस में रह सकता है। मैरिको की बात करें तो मैरिको ने अपने Q3 के जो ऑपरेशनल अपडेट है वो अनाउंस किया है। यहाँ पर Q3 में कंपनी का जो ऑपरेशनल अपडेट है वो मिक्स रहा है। यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो हाई 20s में एक्सपेक्टेड है, जो कि पहले मिड 20s में एक्सपेक्टेड था। वीमार्ट रिटेल
भी फोकस मिल सकता है Q3 अपडेट के चलते। यहाँ पर जो रेवेन्यू है 1126 करोड़ पर रहा है एज़ कम्पेयर टू 1027 करोड़ पर, जिसमें 10% की जो है ग्रोथ अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने भी ड्यूरिंग द वीकेंड अपने Q3 FY26 के ऑपरेशनल अपडेट अनाउंस किए थे और जो स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 17,612 करोड़ पर देखने को मिला है, जबकि बीबीजी का जो एस्टिमेट है 18,210 करोड़ पर देखने को मिला है। मिड कैप स्पेस से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर जो टोटल डिपॉजिट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 23.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 4.5% की यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली सीक्वेंशियल बेसिस पर। कासा डिपॉजिट की बात करें तो कंपनी बैंक का जो कासा डिपॉजिट है Q3 में वो 39,950 करोड़ पर देखने को मिला है, जिसमें 16% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q3 अपडेट के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। QPD भी फोकस में रह सकता है Q3 अपडेट के चलते। यहाँ पर कंपनी जो Q3 FY26 में जो है अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग एवर जो क्वार्टर है वो कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है और जो ऑर्डर बुक है वो भी हाईएस्ट लेवल पे। बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में सकता है Q3 अपडेट के चलते। यहाँ पर जो ग्लोबल डिपॉजिट है उसमें 11.6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें ग्लोबल एडवांसेस की तो उसमें भी जो अच्छा खासा 13.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। एम्बर एंटरप्राइज भी आज एक्शन में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर जो है फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है कंपनी को और ये अप्रूवल लोकलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को फास्ट ट्रैक करेगा। आखिर में बात करेंगे और एक EMS स्टॉक फोकस में रह सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कंपनी के यूनिट्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते डिक्सन टेक भी फोकस में रह सकता है। शुक्रिया रविंद्र, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए और इस सारे ही स्टॉक्स पर आपको राय दिलवाएंगे। हमारे मेहमान बने हुए, लेकिन उससे पहले चलते हैं तृप्ति के पास और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही हैं। बताइए तृप्ति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशु मोहन। देखिए ब्रोकरेजेस काफ़ी सारी आज और सिटी के साथ शुरुआत करते हैं आरटी। सर आपके पास वापस आएंगे तृप्ति, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट पर आपको राय भी दिलवाएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। हमने ढेर सारे स्टॉक्स पर आपको खबरें दिखाई थी और एक एक करके उन स्टॉक्स पर आपको राय भी दिलवाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोल इंडिया को लेकर, और क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरी BCCL का IPO की डेट आ गई है, प्राइस बैंड आ गया है, इशू साइज आ गया है और जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो भी काफ़ी दमदार दिख रहा है। सौम्य जी बताइए, BCCL के IPO से पहले कोल इंडिया को लेकर क्या जो पॉजिटिविटी दिख रही है, जो ब्रेकआउट दिख रहे हैं, क्या आगे भी ये तेजी, ये पॉजिटिविटी जारी रहेगी? क्या कोल इंडिया आज भी के सत्र में भी खरीदना चाहिए क्या? सर आपके ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा सर। अपॉलॉजीज। इन द लास्ट 2 हफ्ते में फ्रॉम 380 390 के लेवल से ऊपर में 427 ये बाउंस कर चुका है एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक, क्योंकि एक पूरी रेंज जो थी वो रेंज ऊपर की तरफ टूटी है। कोल इंडिया में व्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाइंग करें, इन द मीडियम टर्म भी नहीं, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में इस व्यू पॉजिटिव रहेगा। जिसकी पोजीशन है वो बने रहे। मुझे लगता है ऊपर में इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक 470 तक ये स्टॉक जा सकता है एंड दैट विल बी माय टारगेट। अब यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज पर है, जो 390 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हमने जो इतना शार्प मूव देखे हैं इस वजह से जो एवरेजेस हैं और जो स्विंग लोज हैं वो बहुत नीचे है, तो 390 के आसपास के बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, उससे ध्यान में रख के आप इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। नायका को लेकर भी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जो कंपनी के Q3 के बिजनेस अपडेट्स थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। GMV और NSV ग्रोथ देखिए 25 से 29% और ब्यूटी बिजनेस की जो NSV ग्रोथ है वो 6 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा दिख रही है। प्रदीप जी, नायका को लेकर क्या राय है? आज किस तरह का सेटअप दिख रहा है नायका का? क्या ट्रेड एडवाइस देंगे यहाँ पर?
विश्व मोहन जी, नायका ना 225 to 30 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया था और उसके बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशन में ही है, काप ट्रेंड में ही है। मुझे लगता है कि नायका नेक्स्ट ऑलमोस्ट 295 300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बाय करने का सलाह रहेगा और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे 248 247 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस 310 315 के आसपास है, लेकिन आपको इजीली 300 तक मिल जाएंगे नेक्स्ट आने वाला 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम। ठीक है, नायका को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IT9 स्वदेश पर। सर, ऑल टाइम हाई पर बाजार, नए हाइज बन गए हैं शुक्रवार को, और जो आंकड़े आ रहे हैं Q3 के, जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं, वो काफ़ी हेल्दी आ रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट आया है। इनके जो एडवांसेस हैं 24% की ग्रोथ है। लोन पोर्टफोलियो करीब 5.6% बढ़ी है। HDFC बैंक के भी अपडेट आए हैं, एडवांसेस में 12% की ग्रोथ है। तो हेल्दी ग्रोथ है। और ऐसे ही कुछ और कंपनीज के नंबर आए थे और हमने देखा था कि बाजार ने उड़ान भरी थी। आपकी राय क्या है सर इन आंकड़ों को लेकर, और किस तरह से देख रहे हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC बैंक में करना क्या चाहिए? धन्यवाद अभिषेक भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम के तरफ से, फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते, संभवतः है कि उनका निवेश हो सके। देखिए अभिषेक जी, मात्र इस तीसरी तिमाही के कारोबार को अपडेट नहीं, अगर आप दूसरी और पहली तिमाही के भी नतीजे के पहले जो कारोबारी अपडेट खास करके वित्तीय क्षेत्र से आया था, उसमें नजरिया काफी सकारात्मक था। और जिस प्रकार से हमने कई बार अभिषेक भाई आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ चर्चा करते हुए IT9 स्वदेश पर कहा है कि वित्तीय क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है अभिषेक भाई, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, मुनाफे के मार्जिन सुधर रहे हैं, ब्याज दरें पिछले साल 1.25% कम हुई थी। अनुमान हमारा ये कि इस साल में ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल से, तब जाकर के आपको ब्याज दरों में कटौती मिलेगी। और उसके साथ साथ निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस प्रकार की खबरें आई, मेरा मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आगे एज अ डिस्क्लोजर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए HDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस दोनों पर ही खरीदारी की राय, और इसके अलावा काफी सारे और नाम हैं वित्तीय क्षेत्र के ब्रह्मांड में जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ठीक है, ये राय है गौरांग सर की तरफ से। लेकिन जरा ये देख लेते हैं कि आज नए हफ्ते के पहले दिन ब्रोकरेज हाउसेस की कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी तृप्ति जुड़ गए हैं रिपोर्ट्स लेकर। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस है यहाँ पर। सिटी के साथ शुरुआत करते हैं। IT सेक्टर पर इन्होंने अपनी राय दी है। चिंताएं लगातार यहाँ पर बरकरार है, लेकिन रिकवरी की रफ्तार सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनी हुई है। ग्लोबल मजबूती के बाद भी ये देख रहे हैं कि इंडियन IT सेक्टर में ग्रोथ सुस्त है। IT करीब 12% इस साल तक गिरा है। और Q3 की बात करें तो CC सर्विसेज रेवेन्यू 0.1% से बढ़ाकर 0.8% का अनुमान इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर दिया है। ग्रोथ रिकवरी पर फोकस रहेगा और AI से आगे चढ़कर RT का खर्च यहाँ पर बढ़ने का अनुमान जता रहे हैं। मार्जिन ट्रेंड्स पर यहाँ पर नजर रहेगी, क्योंकि डॉलर रुपी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अस्थायी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। आने वाले समय में मार्जिन पर दबाव दिख सकता है, जिसके चलते इन्फोसिस, HCL टेक, एम्फेसिस और हेक्सावेयर पर न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पर सिटी ने दी है। सिटी ने बजाज फाइनेंस पर भी अपनी राय रखी है। AUM में 22% की बढ़त रही, जो कि अनुमान के मुताबिक आई है। नए लोन्स में देखिए सालाना आधार पर 15% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निम्स स्थिर बने हुए हैं। क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी सी नरमी है और 7 बिप्स की गिरावट का ये अनुमान लगा रहे हैं। PNB पर भी सिटी ने अपनी राय दी है। ग्रॉस एडवांसेस में 11% की बढ़ोतरी रही, अनुमान के मुताबिक रही। वहीं ग्लोबल लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 74% तक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। FY26 के लिए लोन ग्रोथ में 11 से 12% का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया है। डिपॉजिट ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो 9 से 10% का दिया है। साथ ही FY26 में निम्स 2.8 से 2.9% तक रहने का अनुमान जता रहे हैं। RBL बैंक पर सिटी ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 400 रुपये का दिया है।
एडवांस ग्रोथ देखिए 13.5% की यहाँ पर रही है, अनुमान से कमज़ोर होती हुई नजर आई है। रिटेल एडवांस में सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। डिपॉजिट ग्रोथ में भी सुधार है, करीब 12% तक यहाँ पर डिपॉजिट्स बढ़े हैं और Q4 तक के अनुमान लगा रहे हैं ROA 1% से ऊपर जा सकता है। L&T पर भी सिटी ने अपनी राय दी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य भी बढ़ाया है, 4,500 रुपये से बढ़ाकर 4,810 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है। FY26 और 27 में करीब 20% कोर EPS ग्रोथ का अनुमान है। साथ ही लिस्टेड सब्सिडरीज पर 20% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इसमें शामिल है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया पर राय रखी है, इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 410 रुपये का दिया है। ई ऑक्शन में अब विदेशी खरीदारों की सीधी भागीदारी को यहाँ पर मंजूरी मिली है, कोयला वॉल्यूम में, जिसके चलते बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही ई ऑक्शन हिस्सेदारी बढ़ने से बेहतर रियलाइजेशन की उम्मीद है और आगे जाकर वॉल्यूम पर नजर रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन स्टील पर भी कंपनियों पर अपनी राय रखी है। घरेलू HRC की जो कीमतें हैं वो इस हफ्ते करीब 4% बढ़कर 50,300 रुपये पर टन पर चली गई है। HRC कीमतें मंथली आधार पर भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, करीब 9% से ज़्यादा कीमतें बढ़ी है। बेहतर मांग के चलते घरेलू स्टील कीमतें में अब यहाँ पर तेज़ी आना शुरू हो गई है और बेहतर मांग के चलते अब देख रहे हैं आगे अच्छी तेज़ी नजर आएगी। सरकार की सेफगार्ड ड्यूटी से स्टील कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ग्लोबल टैरिफ और चीन की एंटी इवोल्यूशन पॉलिसी पर आगे जाकर नजर रहेगी। भारतीय स्टील कीमतें और स्प्रेड को लेकर लगातार सपोर्ट आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगले कुछ क्वार्टर्स में स्टील स्टॉक्स को यहाँ पर आगे चलकर फायदा होता हुआ ये देख रहे हैं। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर सिटी की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं और जो रिपोर्ट आज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है प्राइस के लिहाज से वो है L&T की। 4500 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये का टारगेट कर दिया है। आगे इनकी हम बातचीत करेंगे, लेकिन गौरांग भाई अब ये ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है वेनेजुएला में, अब GTRI तो ये कह रही कि ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, करीब $350 मिलियन का ही हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से और उसमें से भी करीब $250 मिलियन का कच्चा तेल है, जो कि 5 साल पहले से अगर हम मतलब 1 साल पहले से तुलना करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 80% का ड्रॉप है अमेरिका के सैंक्शन के चलते। तो कोई इम्पैक्ट तो ऐसा मटेरियल अभी फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट है ये बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? अभिषेक भाई, मैं तो सोच रहा हूं कि वो शांति दूत जो उनमें बैठा था वो कहां गया, क्योंकि पिछले साल उन्होंने ऐसा बताया था कि पूरे विश्व भर में कुछ 7 या 8 युद्ध में इन्होंने विराम लाया है। तो वो जो शांति दूत इनमें बसा करता था वो कहां पर ओझल हो गया, और क्या विचारधारा थी कि आपने जाकर के वेनेजुएला, अगर यही विचारधारा है कि टेररिज्म और ड्रग है, तो अबोटाबाद में जब ओसामा बिन पाया गया और उसके ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की और जिस प्रकार से उसके पश्चात हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान हरकतें कर रहा है भारत में, तो ये जागरूकता तब क्यों नहीं आती इसमें, मैं ये सोचता हूं। देखिए, ये ड्रग्स कार्टेल वगैरह वगैरह टेररिज्म का जो भी एंगल ये देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक हवा है। मूल कारण यही है कि अमेरिका में जो क्रूड पाया जाता है वो लाइट होता है क्रूड, जिससे ज्यादा प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप नहीं बता सकते हैं। वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है वो हाई डेंसिटी का क्रूड होता है, जिसमें से कई पदार्थ आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और सबसे बड़ा कुदरती भंडार जो है कच्चे तेल का वो वेनेजुएला में है। तो मैं तो ये बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो टिप्पणियां और जो कारण ये जो बुद्धिमानी जीव भूरे भाल बाबा फूफा जो है बैठा है अमेरिका में, वो जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहा है कि क्यों इन्होंने, और आपके पास क्या अधिकार था कि आपने जा करके एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर आपने इस प्रकार से आपने अटैक किया और उनके राष्ट्र, वो जो भी हो, वो डिक्टेटर हो या जो भी हो, लेकिन ये कार्रवाई मेरे ख्याल से बिल्कुल निंदाजनक है। और ये आप कभी इसकी असर क्या होगी, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कुछ असर खास करके हमारे भारतीय बाजार में नहीं होगा। जो ये जब बुरा बाल वाला फूफा बैठा है वो जो बातें कर रहा है कि कच्चा तेल अब हम वहां पर उत्पादन करेंगे वेनेजुएला में और उस पर नियंत्रण हम रखेंगे वगैरह वगैरह, तो और एक बात ये भी है अभिषेक भाई के एक कड़कड़ाती ठंड के मौसम में भी कच्चे तेल के दाम $60 प्रति बैरल ब्रेंट चल रहा था और $56-57 प्रति बैरल नाइमेक्स चल रहा था। अगर उत्पादन वेनेजुएला में बढ़ेगा तो जाहिर है कच्चे तेल के दाम नीचे आएंगे और आगे जाकर के मेरे ख्याल से जिस प्रकार की तेल की मांग की उम्मीद है और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो नीचे की तरफ लगाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या
जो अभी परिस्थिति है अभिषेक जी, उसको लेकर के हमें चिंता करनी चाहिए। मैं हमारे बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। ठीक है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और वैसे भी गौरांग भाई, आप जो कह रहे हैं कि 8 युद्ध उन्होंने रुकवाए, तो 8 युद्ध तो ये रुकवा रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, वो मिला नहीं, तो फिर लगता है कि गुस्से में आ गए। और ये जो तेल वाली जो बात है ना, ये तो अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं। जो कमला हैरिस, जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, सारा कुछ तेल के लिए हो रहा है। तो ऐसा नहीं, वहां पर भी वॉइसेस उठ रहे हैं, अमेरिकी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस युद्ध के खिलाफ में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फिलहाल ये दुनिया भर के तेल भंडार में किसका कितना हिस्सा है, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका की नजर कहां पर है। वेनेजुएला के पास 18% शेयर है, 300 अरब बैरल का भंडार है वेनेजुएला के पास में। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अभी बहुत ढेर सारी खबरें हैं, रिपोर्ट से, जिस पर चर्चा करनी बाकी है। और ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, आप भी जाएगा। सभी का मार्केट लाइव में मैं हूं विश्वमोहन और हमारे सहयोगी अभिषेक भी नोएडा से बने हुए हैं। हमारे तीनों मेहमान यहां पर बने हुए हैं, प्रदीप जी, सौमिल सर और गौरांग जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक एक करके उन सारी खबरों जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे उन पर अपडेट भी ले लेते हैं। मैरिको को लेकर एक राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप बताइए, मैरिको को लेकर जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25 से 29% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। और भारतीय कारोबार की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7 to 9% के बीच रही है। बताइए क्या लग रहा है, मैरिको में आज किस तरह का एक्शन दिख सकता है यहाँ पर? या विश्वमोहन जी, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय भी करना चाहिए और अगर किसी के पास है उनको होल्ड करना चाहिए। कुछ टाइम पे हमने देखा था रिसेंटली 700 ब्रेक नहीं क्रॉस नहीं हो रहा था, उसके बाद 700 के ऊपर जैसे ही आया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 810 815 के आसपास, शॉर्ट टाइम में वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 900 एंड 950 इजीली पॉसिबल होगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 710 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। तो मैरिको यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन लगातार बन रहा है, यहाँ पर बने रहने की सलाह है और तेजी करने की सलाह यहाँ पर मैरिको को लेकर दी जा रही है। चलिए इस बीच हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे भी शिवांगी शारदा है मोतीलाल ओसवाल से। शिवांगी मैम, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आज आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स क्या है, आपकी टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कि 2026 को ऑलरेडी बाजार चीयर करते हुए दिख रहा है लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर। ऐसे में काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स है जिनमें एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के स्टॉक्स में से पेटीएम पर नजर है, जिसमें एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है एग्जैक्टली 50 डेमा के रिट्रेसमेंट लेवल्स पर। तो काफी एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, जो कि कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि स्टॉक ने एक अच्छे रुझान बनाए हैं एंड मंथली बेसिस पे एक स्लाइटली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के साथ पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेशन देखने को मिली है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, रेजिलेंस है और एक अपसाइड टारगेट जो है नेक्स्ट यहाँ पे 1400 तक के लेवल्स के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ तक के लिए खरीदारी करें 1315 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 15 का स्टॉप लॉस और 1400 के ऊपर का टारगेट आप यहाँ पर दे रही है 197 कम्युनिकेशन पेटीएम के स्टॉक्स को लेकर। चलिए कुछ और स्टॉक्स की राय ले लेते हैं। वी मार्ट रिटेल, यहाँ पर जो कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आए थे वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। Q3 में कंपनी ने 23 नए स्टोर खोले हैं और कंपनी के कुल ऑपरेशनल स्टोर्स की संख्या बढ़कर 554 हो गई है। वी मार्ट रिटेल को लेकर सौमिल जी आपकी क्या राय है? आप डीमार्ट की बात कर रहे हैं, राइट? वी मार्ट की बात कर रहा था सर, वी मार्ट रिटेल। ओके, वी मार्ट रिटेल पे मैं राय एक बार प्रदीप जी के पास जाता हूं। प्रदीप जी आप बताइए, जो कंपनी के जो अपडेट्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशनल स्टोर्स बढ़ने की बात हो या कारोबार से आए हो, वहां पर भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। 10% के आसपास की ग्रोथ वी मार्ट रिटेल में दिखी है। आपकी राय क्या है सर?
या विश्वमोहन जी, देखिए एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट 681 685 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई बिलीव ये इमीडिएट लेवल पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें ऑलमोस्ट 600 एंड 580 तक देखने को मिल सकता है। मैं अभी इतना ज़्यादा कन्विंस हूँ नहीं, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है। एंड मुझे लगता है कि एक बार 740 750 के ऊपर क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का सलाह रहेगा, लेकिन अगर किसी के पास है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस 680 के आसपास आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने 24 मार्च 2025 में ही देखा था, वहाँ पे सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो 680 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ठीक है, 680 का स्टॉप लॉस होगा। आज अच्छी शुरुआत हो रही है वी मार्ट के शेयर में। प्री ओपन में आपको दिखेगा करीब 3% ऊपर। देखते हैं कहाँ पर प्राइसेस इसके सेटल होते हैं, अभी तो थोड़ा समय है। एक राय आपसे सोमिल जी चाहिए रिलायंस के शेयर पर। रिकॉर्ड हाइस के आसपास है और हमने देखा था कि शुक्रवार को 1593 की क्लोजिंग हुई, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास 1% चढ़ा से शेयर। और एक देखिए, अभी ये संकट तो है वेनेजुएला में, लेकिन एक पॉजिटिव खबर यह है कि वहां की जो कंपनी है पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला, उनके साथ इनका लॉन्ग टर्म का सप्लाई एग्रीमेंट था 15 साल का। अब माना ये जा रहा है कि जो भारतीय कंपनीज है जिनका वहां पर इंटरेस्ट है, चाहे वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो या फिर रिलायंस हो, इनके लिए बेनिफिट वाली चीज़ है कि अमेरिका का कंट्रोल अगर रहता है तो शायद ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम होंगे, तो इनको फायदा होगा। रिलायंस क्या भी होगा आपका, यहां से कितनी तेजी आप देख रहे हैं? पॉजिटिव बहुत समय से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। देयर इज नो डाउट कि ये एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म अप ट्रेंड में। इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक रेंज थी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वो रेंज भी ऊपर की तरफ टूटी है अब इन द फ्राइडे सेशन, इन द थर्सडे सेशन। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बनते हैं वो अराउंड 1650 1670 के बनते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1750 के टारगेट्स भी बन सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक। सो बड़े नजरिए से इसे देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से ना देखें। ऊपर में अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट्स अराउंड 1540 के पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 1500 पे है। तो ये अब 1500 का जो बेस बना है, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे में टूटेगा और इसे लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखें। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटजी होगी रिलायंस के लिए। एक और दिग्गज के बारे में राय ले लेते हैं, वो है एल&टी। लगातार हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं एल&टी के, और शेयर भी है रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही। एक डिसेंट परफॉर्मर रहा है अगर आप पिछले साल भर में देखेंगे। और जब भी बजट के अराउंड का समय होता है तो हम देखते हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाले शेयर होते हैं थोड़ी गर्मी दिखाते हैं। सिटी की रिपोर्ट आई है इसको लेकर और 4800 रुपये के टारगेट दे रहे हैं सिटी। गौरांग सर, आपका व्यू एल&टी को लेकर? कंपनी मजबूत है और आप कितने कन्विंस हैं सर, और क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले एक साल में? देखिए, पिछले एक साल में नहीं अभिषेक भाई, एक इतिहास है इस कंपनी का, और करीबन 8 दशक से ये कंपनी हमारे भारत देश में स्थापित हुई है। और जब भी हमारे देश भारत के सामने या सरकार के सामने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, टर्नकी प्रोजेक्ट्स की समस्या खड़ी हुई है, तब आगे बढ़ते हुए इस कंपनी ने न तो सिर्फ उस परिस्थिति का निवारण निकाला है एक, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को भी निरंतर ये खोज करके लाते हैं और उसका जमीनी स्तर पर लागू करते हैं उसको। और जहां तक मेरा मानना है, ये मेरे ख्याल से एल&टी सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। समय समय पर आपको जब भी अनिवार्य होता है तो ये बोनस देते हैं, चाहे 1 पे 1 बोनस हो, चाहे 2 शेयर पे 1 बोनस हो, और एक्स बोनस के बाद इसके दाम फिर से कम बोनस के आ जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। खरीदारी की राय मुझे तो याद भी नहीं है अभिषेक भाई कितने सालों से निरंतर हमारी रही है, आज की तारीख में भी है। फिलहाल जो लक्ष्यांक है वो 4400 के पार के हैं, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज 10 जनवरी से हो जाएगा और हमें अनुमान और आकलन है कि जिस प्रकार से नतीजे और टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है एल&टी की, एक सकारात्मक नतीजे आएंगे। और फैला हुआ कारोबार है अभिषेक भाई इसका, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, रक्षा क्षेत्र में कामकाज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करती हैं। तो अगर नतीजे अच्छे आए तीसरी तिमाही के, तो ये जो 4400 के पार के लक्ष्यांक है हमारे, इसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन हो।
L&T यहाँ पर रखेंगे नज़र पर। आज ढेर सारे फाइनेंशियल काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। देखिए HDFC बैंक की हमने चर्चा की, बट इसी के साथ साथ पूरे फाइनेंशियल स्पेस से दिग्गज बजाज फाइनेंस पर भी रहेगी नज़र, और साथ ही साथ सरकारी बैंकों के खेमों में से PNB और यूनियन बैंक के भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। एक एक करके इन सभी पे अपने एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। शिवांगी, आप इन तीनों का चार्ट निकाल कर रखिए, बजाज फाइनेंस, PNB और साथ ही यूनियन बैंक। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स ही हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि AUM में साल दर साल लगभग 22% की बढ़त देखने को मिली है। तो देखना होगा कि बजाज फाइनेंस जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है, पर PNB और यूनियन बैंक से पॉजिटिव नंबर्स आते हुए दिखे हैं। यूनियन बैंक के एडवांसेस जो है वो स्ट्रीट के अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम PNB की बात करें तो यहाँ पर भी लोन बुक जो है वो लगभग 11% ग्रोथ वहाँ पे हमने देखी है, और FY26 के गाइडेंस के मुताबिक ही है। शिवांगी, क्या टेक रखती हैं आप इन तीनों काउंटर्स पे? आई गेस यूनियन बैंक खास तौर से एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में बैंकिंग स्पेस और NBFC स्पेस फॉर दैट मैटर एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहा है इस पूरे रैली में। अगर हम लगभग एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उनमें से भी हम देख रहे हैं कि छोटे मझोले बैंक और PSU स्पेस के जो बैंक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस में हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे हैं YTD बेसिस, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप एक्शन की जरूरत है एक अच्छे फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग पार्टिसिपेशन काफी मिनिमल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम यूनियन बैंक और PNB की। यहाँ पे लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और यूनियन बैंक की हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की ब्रेकआउट हो रहा है वीकली बेसिस पे, तो काफी एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड की तैयारी हो रही है यहाँ पे। स्टॉक पिछले बार 160 के लेवल्स को क्रॉस करके होल्ड नहीं कर पाया था। ये हम बात कर रहे हैं लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो अब ये तैयारी कर रहा है 160 लेवल्स को क्रॉस करके होल्ड करने की। काफी एक अच्छी मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे लगभग हम 165 तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद हम ट्रेल भी करेंगे। 155 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। राइट, तो चलिए PNB यूनियन बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं, पर बजाज फाइनेंस थोड़ा सा अभी रुक कर ही इसमें आप ट्रेड लें। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर्स, और सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी अशेषा के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। 9 के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया की, जहां पर कंपनी की सब्सिडरीज का लिस्टिंग अगले कुछ महीनों में होता हुआ नजर आ सकता है। और पहली सब्सिडरी BCCL कोल इंडिया की एक होली ओन सब्सिडरी है, इसका IPO अगले कुछ दिनों में खुलेगा, तो बड़ी खबर यहां से निकल कर आई है। स्टील सेक्टर के सभी स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस बढ़े हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। HDFC बैंक के ऑपरेशनल अपडेट्स अच्छे रहे। डिपॉजिट में 12% का ग्रोथ सालाना आधार पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है, तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स होंगे। बात करते हैं क्यूपिड की। 20% की गिरावट शुक्रवार को दिखी थी, आज भी स्टॉक 19% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। तीसरी तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट्स और मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 18% की गिरावट के साथ आज के सत्र में प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स आए, स्टॉक हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार। ग्लोबल डिपॉजिट्स में 12% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्बर्समेंट्स में 7% का सालाना आधार पर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट्स में 23% का ग्रोथ और कासा डिपॉजिट्स में भी 16% का ग्रोथ, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में प्री ओपन में नजर आई है। इसके अलावा 2 बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कमिंस इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पर टॉप पिक्स है। इनका मानना है कि कैपेक्स साइकिल आगे चलते हुए बढ़ती हुई नजर आ सकती है
और LNT पर सिटी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है LNT पर, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 4,500 था उसे बढ़ाकर 4,810 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज का LNT इस स्टॉक पर इस न्यूज़ के दम पर फोकस रखे। तो सृष्टि, कई सारे स्टॉक्स, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन इन 9 स्टॉक्स में नज़र आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेषा ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो देखिए कई सारे काउंटर्स हैं जो कि Q3 अपडेट्स के चलते आज फोकस में रहेंगे, जहां पर कंजम्पशन बास्केट से आप देखेंगे तो मैरिको पर नज़र रहेगी। वहीं अगर रिटेल साइड देखें तो वी मार्ट और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर आज फोकस रहेगा। फाइनेंशियल स्पेस से ढेर सारे काउंटर्स हैं जिसमें दिग्गज बजाज फाइनेंस, HDFC में हम एक्शन देखेंगे और साथ ही साथ कई सारे सरकारी बैंक्स हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कंपनीज पर नज़र जरूर रहेगी। और साथ ही मेटल काउंटर्स में से वेदांता, हिंदुस्तान जिंक के अपडेट्स आए, वहां पर फोकस रखेंगे। और रियल एस्टेट पैक के भी आंकड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। खास तौर से शोभा को देख लीजिए, वहां पर स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आते हुए देखे हैं तीसरी तिमाही के। और शोभा मैग्नेस के चलते जो है यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखा है हमने, और 3.5% का उछाल जो है कहीं ना कहीं वो प्री मार्केट में दिखा रहा है। निफ्टी बैंक ने छुआ था रिकॉर्ड हाई, और साथ ही साथ निफ्टी 50 भी रिकॉर्ड हाई आप देख सकते हैं। और देखते हैं कि किस तरीके से आज का एक्शन बिल्ड ऑन होते हुए हम देखेंगे भारतीय बाजारों में। तो एक अच्छी शुरुआत की तैयारी भारतीय बाजारों की, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ढेर सारे काउंटर्स Q3 अपडेट्स के चलते ही आज फोकस में रहेंगे। और हो गई है शुरुआत, जहां पर सबसे पहले रिलायंस ये जो है आज हरे निशान में खुलता हुआ, लगभग 0.5% की तेजी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। और साथ ही साथ HDFC बैंक, हालांकि जो ग्रोथ रही है वो डबल डिजिट की देखने को मिली है, पर फिर भी जो है स्टॉक में आप देखिए हल्का सा म्यूटेड एक्शन है। ICICI बैंक यहाँ पर हल्का सा म्यूटेड एक्शन जरूर आप देखेंगे, पर इसी के साथ अब देखते हैं PNB और यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। PNB की बात करें तो लगभग 0.25% की तेज़ी यहाँ पर, और यूनियन बैंक की भी तेज़ी आज आप देखेंगे 2% से ज़्यादा का उछाल ये काउंटर दिखाएगा। कई सारे काउंटर्स ऑयल एंड गैस स्पेस से भी फोकस में रहेंगे। रिलायंस की हमने बात की, एक बार देखते हैं कि BPCL, HPCL जैसे काउंटर्स क्या कर रहे हैं। हल्की फुल्की तेज़ी वहाँ पर है। और ONGC पर भी एक बार नज़र डालते हैं, क्योंकि इनका तो सीधा कनेक्ट है वेनेजुएला से एक सब्सिडी के चलते, और यहाँ पर 1% की तेज़ी ONGC का स्टॉक आपको दिखाएगा। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नज़र डालते हैं, जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होती हुई नज़र आ रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि शायद थोड़ी सी गिरावट दिखाए, पर इस बीच निफ्टी बैंक और साथ ही निफ्टी 50 रिकॉर्ड ऊंचाई पर आता हुआ। फिर से एक बार Q3 अपडेट्स के काउंटर्स पर चलते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लगभग 1% की गिरावट आप यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही साथ मैरिको, यहाँ पर अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए थे। मैरिको पे देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहेगा, और मैरिको जो है लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। शोभा की हमने चर्चा की थी, शोभा प्री ओपन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक बार देखते हैं कि कहाँ पर शोभा है। 4% का उछाल आप देखिए शोभा आज आपको दिखाएगा। और नायका, यहाँ पर भी अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए थे, और नायका में भी उम्मीद है कि जो एक्शन है वो बरकरार ही रहेगा। पर इस बीच निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड स्तर पर, और साथ ही साथ निफ्टी 50 भी आपको रिकॉर्ड ऊंचाई पर आता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई दिखा रहा है। तो चौतरफा तेजी आप देख सकते हैं सभी इंडेक्स और सभी बेंचमार्क इंडिसेस में, जहां पर तेजी पे ब्रेक ना लगे, यही हमारी उम्मीद है। और साथ ही साथ बहुत बढ़िया एक्शन अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं। निफ्टी 50 देखिए अभी फिलहाल लगभग फ्लैट हो चुका है। ऊपरी स्तरों से जो हल्के फुल्के गेन्स थे उसको उन्होंने गंवाया है, बट निफ्टी बैंक अपनी तेज़ी बरकरार रखा है, और ऑल थैंक्स टू गुड नंबर्स। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आए हैं निफ्टी 26,328 के आसपास के स्तर आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,350 पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स ने फिर से बना दिया है नया हाई। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपनी रिकमेंडेशंस के साथ कि आपको ओपनिंग ट्रेड में कहां पर अपना सौदा लेना है। शुरुआत शिवांगी जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या ट्रेड लें अभी।
हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मोमेंटम बनी हुई है और जैसा कि सृष्टि डिस्कस भी कर रही थी कि बैंकिंग स्पेस और स्पेशली एनबीएफसीज में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा मुथूट फाइनेंस पर। इसमें एक अच्छे मेटल का भी एक्शन देखने को मिला है और स्टॉक में एक लंबे 30 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब एक अच्छी ब्रेकआउट नजर आ रही है। आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और वॉल्यूम्स भी एड अप हो रहे हैं जो कि कंफर्म कर रहे हैं इस ट्रेंड को। वीकली बेसिस पे भी एक 6 हफ्तों के एक कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है, तो एक अच्छी रूम है अपसाइड की और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लगभग हम जो इसमें नेक्स्ट टारगेट्स है वो 4050 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 3850 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, 3850 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है मुथूट फाइनेंस में और 4050 के टारगेट होंगे, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। निफ्टी बैंक नए हाइस पर 60,200 के ऊपर बढ़ के अब 60,320 के आसपास किस तरह आपको नजर आएंगे और 250 अंकों की तेजी आज भी हम देख रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल जो काउंटर्स हैं वहां पर जो अपमूव है वो लगातार वो आपको जारी होता हुआ दिखाई देगा। सौमिल जी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा सर? फाइनेंशियल्स में से ही होगा मेरा। स्टॉक होगा MFSL। MFSL में एक कंसोलिडेशन कुछ समय से चल रहा है, मुझे लगता है कि अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है, 2040 के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। यहां से मुझे लगता है कि ये 1800 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1800 का मेरा टारगेट होगा और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 1660 के स्टॉप लॉस होंगे। सो दिस विल बी अ बाय फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल को लेकर व्यू पॉजिटिव और उसको लेकर उनका ट्रेड आ रहा है सोमिल जी का। प्रदीप जी, आपकी नजर कहां गई है? हाय गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। देखिए सीएसबी बैंक, मुझे लगता है कि सीएसबी बैंक पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है और एक मोमेंटम आ रहा है। सीएसबी बैंक को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 518, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 535 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक आपको 491 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट 535 ब्रेक होने के बाद भी मुझे लगता है कि ये रैली आपको 560-70 तक भी आपको लेके चला जाएगा, लेकिन 2-1 दिन के लिए व्यू रखिए 518 एंड उसके बाद 535। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 491 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 491 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 518 रुपए और 535 रुपए के दो टारगेट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से। एक मजबूत स्टॉक रहा है सीएसबी बैंक का और 500 रुपए के ऊपर के प्राइजेस हम देख रहे हैं। 25 रुपए के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। एक और शेयर जो पिछले साल का सुपरस्टार रहा है और रुकने के मूड में नहीं है, पिछले साल तो इसने डबल करा दिए थे पैसे, हिंदुस्तान कॉपर की बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर में फिर से लोअर लेवल से बाइंग आई है और कहीं ना कहीं कॉपर के जो प्राइसेज जो रिकॉर्ड हाइस पर हैं उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है। 566 4.5% की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। गुरांग भाई, आपका व्यू जानना चाहेंगे ये हिंदुस्तान कॉपर को लेकर, हिंदुस्तान जिंक को लेकर कैसे देख रहे हैं सर? स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है 2025 में और ये कंटिन्यू हो रहा है 2026 में भी। देखिए अभिषेक भाई, बुनियादी दर के आधार पर कवरेज तो है नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दो कंपनियों के, आपने हिंदुस्तान कॉपर की बात की, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, ये भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से चांदी के दाम ऊपर गए हैं और हिंदुस्तान कॉपर में खास करके एल्यूमिनियम और कॉपर के दाम जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय में ऊपर हैं और आने वाले भविष्य में यहां से और ऊपर जाने की जो संभावना लग रही है, उसके आधार पर शायद एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है हिंदुस्तान कॉपर पर। जहां तक हिंदुस्तान जिंक की बात है तो इस प्रकार के कांड अगर होते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो शायद तीनों ही धातुओं के दाम, सोना, चांदी और प्लेटिनियम, यहां से और ऊपर जाने की संभावना लग रही, क्योंकि फ्लाइट टू सेफ्टी नाम की एक चीज होती है जहां पर काफी सारे लोग अनिश्चितता के वातावरण में वहां पर अपना जो निवेश है वो लेके जाना चाहेंगे। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा अभिषेक भाई हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर कर, क्योंकि कवरेज नहीं है हमारी मेरे ख्याल से, लेकिन जो कारण मैंने आपके सामने रखे हैं उसको लेकर के शायद ऊपर की तरफ के दायरे आने वाले भविष्य में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर ये भी हो गया और ECMS की में जो कई जो अप्रूवल्स मिले हैं सरकार की तरफ से 22 प्रस्तावों को,
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत हम देख रहे हैं कि आज एक्शन है। अंबर एंटरप्राइजेज के शेयर को अगर आप देखेंगे 2-2.5% के आसपास की तेजी है। डिक्सन पर नजर डालते हैं, डिक्सन में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। केन्स टेक में भी हम देख रहे हैं कि तेजी तो है, बट चूंकि इनका कोई प्रस्ताव नहीं था, डिक्सन के ही प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है लोअर लेवल से। राय अंबर को लेकर चाहिए शिवांगी आपसे। अंबर एंटरप्राइजेज क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी अभिषेक, अंबर एंटरप्राइजेस की अगर हम यहाँ बात करें तो पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है कि यहाँ पे जो लोअर लेवल से अटेम्प्ट्स हुई है बाइंग की, वो सस्टेन रूप में हुई है, बट थोड़ा वॉल्यूम्स कम है यहाँ पे अभी भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है, जो कि एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बट अपसाइड अब भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पेशेंस टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग इमीडिएट बेसिस पे 6800 तक के लिए, एंड 6550 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ रही है। आज सरकारी बैंक्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, यूको बैंक, तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं आज अच्छी तेजी यहाँ पर 2-3% की तेजी दिखा रहा है। गौरांग सर, सरकारी बैंकों को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए विश्वमोहन जी, मैंने अभी आपके कार्यक्रम में मैं जुड़ा तो अभिषेक भाई ने प्रश्न पूछा था और मैंने पहले भी शायद आपके साथ बात करते हुए आपके सहयोगी, ये जो बिजनेस अपडेट वित्तीय क्षेत्र की आई है, ये मात्र इस तिमाही के लिए नहीं, लेकिन अगर दूसरी और पहली तिमाही में भी अगर आप देखने जाएं तो बहुत ही सकारात्मक कारोबारी अपडेट मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी ने दिए हैं। हमारी सोच और विचारधारा ये भी है कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, यानी कि इस कैलेंडर वर्ष में या फिर इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन आने वाले कैलेंडर वर्ष में और वित्तीय वर्ष में पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है विश्वमोहन जी, वो सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा। और कारण एक नहीं अनेक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर आप उसको महाराष्ट्र बैंक भी कह सकते हैं, लोग उसको महाराष्ट्र बैंक के नाम से भी बुलाते हैं, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा जो छोटी मझौली बैंक है विश्वमोहन जी, जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, फेडरल बैंक है और सिटी यूनियन बैंक, ये सब बैंक हमें पसंद आती है और यहाँ पर खरीदारी की राय है। और मैं फिर से वही कहूंगा विश्वमोहन जी कि वित्तीय क्षेत्र आपके रडार पर होना चाहिए, और अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो आपको पसंद है। अपने कुछ प्राइवेट बैंक्स भी सुझाए हैं, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स भी और सरकारी बैंकों में, पीएसयू बैंकों में महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको पसंद है। और इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिजनेस अपडेट्स भी आपको बता देता हूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुल बिजनेस में 17.2% की बढ़ोतरी दिखी है और ये बढ़ के 5.95 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। कुल डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। खासा रेशियो भी बढ़कर 49.55% हो गया। तो बेहतर बिजनेस अपडेट्स बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी आता हुआ। प्राइवेट बैंकों के भी बिजनेस अपडेट्स हमने आपको दिखाए थे, जिसमें एचडीएफसी बैंक, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। आज ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी दिख रही है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में तेज है? ओएनजीसी मजबूत है, रिलायंस मजबूत है। इन दोनों के लिए सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर तो हैं ही वेनेजुएला से, क्योंकि रिलायंस को लेकर एक अपडेट ये भी है कि रिलायंस वहाँ की कंपनी से सस्ता अगर वो क्रूड लेती है तो इनके जीआरएम को सपोर्ट मिल पाएगा। और पहले भी इनका क्रूड सोर्सिंग वहाँ से होता था, 20% तक क्रूड सोर्सिंग पहले रिलायंस इंडस्ट्री पीडीवीएसए से कर रहे थे वेनेजुएला से। अभी वो घट गया है, लेकिन आगे के लिए पॉसिबिलिटी काफ़ी दिख रही है। ओएनजीसी को लेकर एक अभिषेक की रिसर्च भी है, वो अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक बताइए क्या वो अपडेट है? और कहा जा रहा है कि क्रिस्टोबल फील्ड है, सैन क्रिस्टोबल फील्ड से करीब करीब $500 मिलियन के डिविडेंड मिलने की संभावना है। क्या जो नया डेवलपमेंट है उसका कितना फायदा मिलेगा ओएनजीसी को? विश्वमोहन, देखिए पहले की स्थितियां अलग थी 2019 से पहले की, और भारत वेनेजुएला से बड़ी क्वांटिटी में तेल खरीदता था
और भारत की कई सारी कंपनीज हैं जिनका वहाँ पर इंटरेस्ट है, चाहे ONGC विदेश लिमिटेड हो, रिलायंस हो, यहाँ तक कि ONGC विदेश लिमिटेड, IOC और ऑयल इंडिया ने एक कंसोर्शियम थी 5 कंपनीज की, और इन कंपनीज ने वहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगाने के लिए, $multi-million का प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक बोली भी जीती थी, लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट कभी टेक ऑफ हुआ नहीं। तो उम्मीद की जा रही है कि मान लीजिए अगर नया रिजीम होता है, अमेरिका का दबाव होता है, वहाँ पर अगर अमेरिका का कंट्रोल होता है, तो शायद ये ऑयल ऑपरेशन थोड़े से स्टेबलाइज होकर वहाँ से आगे बढ़ें, तो उसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ONGC का जो वहाँ पर निवेश है, ONGC विदेश की सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% का स्टेक है, और जो कंपनी वेनेजुएला की है, पेट्रोलियस डी वेनेजुएला, उनका उसमें 60% का स्टेक है, लेकिन जो डिविडेंड मिलना था ONGC को वो उनको मिला नहीं, और 2014 तक इनको 536 मिलियन का डिविडेंड का क्लेम था, बकाया था, वो जो बढ़ते बढ़ते रकम लगभग $1 बिलियन के आसपास की हो गई है। तो माना ये जा रहा है कि अब वहां पर अगर थोड़ा सा वेनेजुएला के कंट्रोल से हट के अमेरिका के हाथ में अगर चीजें आती हैं, थोड़ी सी चीजें अगर बेहतर होती हैं, तो संभावना बन रही है कि $1 अरब का जो बकाया है वो रिकवरी हो जाएगी। और अब देखते हैं कि रिलायंस के लिए क्या तेल की सप्लाई बढ़ती है, उस पर भी नजरें रहेंगी। वैसे रिलायंस का शेयर हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है, और अक्टूबर से अब तक लगभग 17-18% के आसपास की तेजी रिलायंस में आ गई है, और मल्टीपल ट्रिगर्स है रिलायंस के लिए, क्योंकि सारे के सारे उनके जो वर्टिकल्स है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो न्यू एनर्जी हो, सारे के सारे अच्छे कर रहे हैं, और जीआरएम्स भी ऊपर काफी शार्पली आए हैं। तो रिलायंस के शेयर में मजबूती हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि जैसा कि सजीद सर हमें बता रहे थे कि जो भारतीय जो रिफाइनर्स हैं, जो हमारी जो तेल कंपनियां हैं, ये वेनेजुएला का जो हेवी क्रूड है उसको प्रोसेस करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो रिलायंस के लिए अगर दरवाजे वहां से फिर से खुलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे वेनेजुएला के ऊपर, तो भारत ने भी अपना ऑयल परचेज उनसे कट कर दिया था। इसको डेटा से ऐसे आप समझिए कि 2023-24 तक जितना ऑयल हम खरीद रहे थे वेनेजुएला से, वो 2024-25 में, FY25 में लगभग उसमें 80% के आसपास की गिरावट आ गई थी। अब ये चीजें अगर पिकअप करती हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सस्ता क्रूड मिलेगा, फिर रिलायंस को फायदा होगा। बाकी ONGC के लिए अगर वो रिकवरी होती है, हालांकि थोड़ा दूर की सोच है, कब तक रिकवरी होगी, क्या होगा, लेकिन उसके दरवाजे खुलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो अनपेड डिविडेंड है ONGC के लिए, डेफिनेटली वो मिलने की उम्मीदें हैं, और आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जब सोर्स करेगी वहां से वापस से अगर क्रूड लेगी तो उनके लिए GRM बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रूपक डे। गुड मॉर्निंग रूपक जी। शुरुआत आपके ओपनिंग ट्रेड से कर लेते हैं, बताइए आपके पास क्या ट्रेड्स हैं आज? लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा मेरा। एक तो रहेगा L&T फाइनेंस में, LTF में एक रेंज ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, तो मुझे स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए बाई की सलाह रहेगी अराउंड 315, और टारगेट रहेगा 340, स्टॉप लॉस नीचे डालना होगा 304 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा आइसर मोटर, बाई की सलाह रहेगी अराउंड 7314, और टारगेट रहेगा 7650, स्टॉप लॉस रहेगा 7140। आइसर मोटर का चार्ट भी अच्छा है, हालांकि 2-3 दिन पहले एक थोड़ा करेक्शन आया था, करेक्टिव फेज चालू हुआ था, लेकिन रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिया था, तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा आइसर मोटर पे। तीसरा कॉल रहेगा RBL बैंक में। RBL बैंक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिसेंटली एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन था, बट उसके बाद एक ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट आया था। हालांकि आज का दिन थोड़ा नीचे के लेवल पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, बट बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 305, और हायर रेंज पे टारगेट रहेगा मेरा 335। तो आपने कई सारे स्टॉक दिए, RBL बैंक, आइसर मोटर जैसे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी की राय आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन आज के सत्र में IT स्टॉक्स में काफी दबाव है और दिग्गज IT कंपनी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इन तीनों में 2 से 2.5% तक की गिरावट दिख रही है। गौरांग सर, IT स्टॉक्स को लेकर क्या नजरिया है सर, क्या करना चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, ये जो परिस्थितियां उभरी थी जब से टैरिफ लगी थी, उसके पश्चात जिस प्रकार से नतीजे आए उसमें बहुत ही सकारात्मक सा रुझान हमने IT क्षेत्र के नतीजों में भी देखा, और उसके पश्चात हमने जो टिप्पणियां थी AI को लेकर के, डेटा सेंटर को लेकर के, वो भी हमने सुनी, और ये चले भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं चले। और मेरे ख्याल से IT सूचकांक ने तो एक नया ऐतिहासिक स्तर भी अपना बनाया है। लंबी अवधि के लिए आपने जो नाम लिए उसमें से TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जो दिग्गज कंपनियां, वहां पर खरीदारी की राय है।
और मझौली कंपनियों में कोफोर्ज, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों में KPIT टेक और साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन एक ही है कि नजरिया आपका 1.5 साल से अधिक होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति में बदलाव आने के लिए उतना समय लगेगा। ऑलराइट, तो आईटी सेक्टर पसंद तो है, पर थोड़ा सा आपका नज़रिया जो है वो लंबी अवधि का होना चाहिए, ये कॉल आती हुई। पर जी हाँ, कई सारे काउंटर्स जो हैं वो लगातार गिरावट का शिकार भी हो रहे हैं। भगवारांग सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स सेक्टर्स पर अपना व्यू साझा किया। शुक्रिया। पर चलिए एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं और ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होती हुई देखिए निफ्टी 50 तो लाल निशान में है ही, पर निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जहां शुरुआत में हमने देखा था कि निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, पर फिलहाल जो है लगभग सपाट ये इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक में जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, पर इस बीच कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। और एक बार रियल एस्टेट पैक से लोधा पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए शोभा की हमने बात की ही थी। आमतौर पर कोई एक दिग्गज कंपनी अपने अपडेट्स लेकर आती है सामने, तो उसी से मार्केट स्क्यूज लगाने लगता है कि बाकी कंपनीज के अपडेट कैसे रहेंगे। और हाल फिलहाल ये सभी काउंटर्स की जमकर पिटाई हुई है, चाहे वो शोभा क्यों ना हो। लोधा डेवलपर्स आप देख लीजिए, कहाँ एक समय पे जो स्टॉक था 1500-1600 के भी ऊपर रहता था और 1500 के आसपास के स्तर इसने दिखाए थे अगर हम जून महीने की बात करें तो, और उससे करेक्ट होकर अब 1100 के लेवल्स पर आ चुका है। शोभा में तो थोड़ी सी तेज़ी है ही, बट एक बार रूपक आपसे समझना चाहेंगे कि लोधा पर आपका क्या व्यू है। 3 दिनों से लगातार तेज़ी हो रही है, आज भी 2% का उछाल। लोधा डेवलपर्स कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, एकदम छोटा टाइम फ्रेम में लोधा एक ब्रेकआउट दिया और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे आज का दिन, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं RSI में। तो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू होना चाहिए, 1200 तक जाना चाहिए अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1080 पे। ऑलराइट, तो लोधा यहाँ पर हम नज़र ज़रूर रखेंगे। देखिए 1500 के जो लेवल्स थे वो जून महीने में दिखाई दिए थे और उसके बाद सीधा एक करेक्शन हमने देखा है लोधा में, और अभी फ़िलहाल 1100 से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। बट इसी के साथ साथ आप देखिए तो कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर्स भी थोड़ा बहुत मूव दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एशिया बाज़ारों की जो चाल थी सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसमें से खास तौर से डिफेंस काउंटर्स जो हैं वो तेज़ दौड़ लगा रहे थे। देखिए पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सामने आ रही है इसमें आमतौर पे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। फंडामेंटली कुछ बहुत चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं बदलती, पर जी हाँ कई सारे काउंटर्स, चाहे आप BEL ले लीजिए, HAL ले लीजिए, भारत डायनामिक्स जैसे काउंटर्स जो हैं वो अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। और शिवांगी लगातार आई थिंक जब 390 के आसपास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खास तौर से आया था और कई सारे न्यूज़ फ्लो आ रहे थे, DSE के अप्रूवल, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से अपडेट्स, नए ऑर्डर विन्स, उसके चलते हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि क्या ये फिर से तेज़ी दिखा सकता है। हालांकि 15 से 20 रुपए का मूव हमने ऑलरेडी देखा है, बट इन स्तरों पे BEL या फिर कोई और डिफेंस काउंटर शिवांगी जो आपको पसंद आ रहा हो? जी बिल्कुल, डिफेंस स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम है। HAL में भी हमने देखा कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बट ऑफ कोर्स BEL यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर्ड, बिकॉज यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक अपने सपोर्ट बेस को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने काफी टाइम तक। अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो लोअर लेवल से काफी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली दिसंबर के महीने में 380 के सपोर्ट को लेने के बाद स्टॉक में। तो ओवरऑल काफी एक अच्छे स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इंट्राडे स्विंग्स जरूर है, तो यहाँ पे हम थोड़ी पोजिशनल व्यू पॉइंट से इसको ट्रेड करें। 400 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें नेक्स्ट 425 तक के लिए। 400 के लेवल्स को एक बार ध्यान में ज़रूर रखिएगा BEL के लिए, पर 425 के टारगेट्स जो हैं वो देख सकते हैं हम। BEL यहाँ पर रहेगी नज़र।
बट इसके अलावा जो है एक बार जीएमआर एयरपोर्ट्स पे रूपक आपकी राय, क्योंकि लगातार देखिए जब कंपनी के नतीजे आए, साथ ही साथ जिस तरीके से ब्रोकरेजेस बुलिश हुए, लगातार हमने ये काउंटर अपने दर्शकों के लिए भी हाईलाइट किया है। हालांकि वो पूरे इंडिगो का जो मामला सामने आया था उस समय स्टॉक पे प्रेशर थोड़ा ज़रूर था, पर फिर से एक बार ऊपर की चाल भरता हुआ जीएमआर एयरपोर्ट्स का काउंटर। क्या व्यू रखते हैं आप, क्योंकि ऐसे बाजार में भी लगभग 1% की तेज़ी है, बट क्या यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद करें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि डेली चार्ट पे जो दिख रहा है मुझे वो एक नैरोइंग कंसोलिडेशन था, और नैरोइंग कंसोलिडेशन पैटर्न का एक ब्रेकआउट है चार्ट पे। ऑलरेडी पॉजिटिव था, अपवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट था, और अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है वॉल्यूम पिकअप करेगा और शॉर्टली, और हायर रेट पे 112 115 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 101 पे। ठीक है, 101 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर। आज एसबीआई के शेयर ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है, 1000 रुपए के ऊपर निकल गया। प्रीवियसली हमने देखा था कि 999 पर जाकर शेयर रुक गया था, लेकिन आज फिर से जबरदस्त मोमेंटम है और 1007 रुपए के हाइस पर आज एसबीआई का शेयर पहुंचा है। शिवांगी जी, एसबीआई 1000 के ऊपर निकलना, इसके ऊपर अगर मान लीजिए क्लोज करता है अगर शेयर, ये आप कितनी बड़ी तेजी इसमें देख रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक है, जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है उसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं नए लाइफ टाइम हाई टेरिटरीज पे चीयर करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है, और लगातार पिछले 4 दिनों से हमने एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखे हैं यहाँ पे, एंड रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव थे जनवरी सीरीज के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1035 के एक इमीडिएट टारगेट्स बन रहे हैं, एंड देन 1050 के लेवल्स हमें थोड़े ध्यान रखना चाहिए। 990 का एक सपोर्ट है, वो हमें एज अ सपोर्ट बेस ध्यान रखना है। ठीक है, 990 रुपए का सपोर्ट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रूपक जी, एक छोटी कंपनी है डिफेंस की, और मतलब मार्केट कैप की बात करें 7,500 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, कैश का स्टॉक है ये, एमटार टेक। आज हम देख रहे हैं कि तेजी अच्छी है, करीब 5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। क्या आप और तेजी देख रहे हैं इसमें? जी, अभी एमटा टेक का सपोर्ट हो जाएगा 2400 का सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रह सकता है, 2600 तक जा सकता है। 2600 को ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली भी आ सकता है। तो करेंटली होल्ड तो स्टॉप लॉस ऑफ 2400, हायर एंड पे 2600 और हायर का टारगेट रखना होगा। ठीक है, एमटार टेक को लेकर ये भी हो गया। एक और कंपनी जिसके कि हमने देखा कि क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आए थे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3.5% ऊपर ये शेयर है, 57.5 के आसपास के प्राइसेस हैं। शिवांगी जी, व्यू आपका इस पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स एक अच्छी टेलविंड है, एंड हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिले थे पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में। स्टॉक ने अपना एक पिछला रेजिस्टेंस निकाला है 56 का, वो अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। तो जब तक ये स्टॉक 56 के ऊपर होल्ड करता है, यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 59 तक के लेवल्स के लिए। चलिए, तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये राय निकलकर आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन एक स्टॉक जो लगातार गिरावट के बाद आज भी फोकस में है वो है आईटीसी का स्टॉक, क्योंकि ये 3 साल के निचले स्तरों पर आ गया है। ब्रोकरेजेस का हमने देखा था कि डाउनग्रेड भी आया था स्टीप एक्साइज ड्यूटी हाइक की खबर के बाद से। अब क्या करना चाहिए? आज हल्की तेजी जरूर दिख रही है, क्या यहाँ से खरीदारी बनती है क्या? शिवांगी जी, लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई थी आईटीसी को लेकर, अब आपकी राय क्या बन रही है? जी लास्ट टाइम आईटीसी जब हम जिक्र कर रहे थे तब भी मैंने यही बोला था कि जल्दबाजी ना करे, एंड थोड़ा स्टेबलाइज होने दे स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हुए दिखे हैं। ईयरली बेसिस पे भी एक नेगेशन देखने को मिल रहा है हायर लोज का, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंटिन्यू होगी। ऑफ कोर्स लोअर लेवल्स पे आज एक बाइंग देखने को मिल रही है, बट स्टॉक में एक डिसाइसिव फ्रेश बाइंग की जरूरत है।
क्योंकि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि खाली एक माइनर सी शॉर्ट कवरिंग मूव है ये। यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी अब भी। स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना है। रूपक जी, आपसे सलाह एक चाहेंगे, एमसीएक्स पर जिस तरह से मेटल की रैली दिखी थी, एक अलग ही जोन में, अलग रेयर फील्ड टेरिटरी में एमसीएक्स जा चुका है। पिछले हफ्ते हमने देखा भी था, नए हाई भी लगते रहे। देखिए अब आगे एमसीएक्स में क्या उस तरह की रैली की उम्मीद करनी चाहिए? आगे की चाल कैसी दिख रही है आपको रूपक जी? जी, मुझे लगता है मेटल का रैली ऑलरेडी विजिबल हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ एमसीएक्स में। सिग्निफिकेंट रैली दिया, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि एमसीएक्स करंट प्राइस के हिसाब से अगर बोले तो यहाँ से 2100 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। मुझे लगता है रिकवरी आना चाहिए और डेफिनेटली अपसाइड मुझे यहाँ से थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। थोड़ा करेक्टिव फेज में रहेगा, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा कुछ दिन, उसके बाद एक और ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड हुई तो स्टॉप लॉस ऑफ 2100 100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो मेटल की रैली है वो खत्म नहीं हुई है, 2026 में भी जारी रहने की संभावना है। आज देखिए हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज काफ़ी चल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक भी काफ़ी फोकस में है। हिंदुस्तान कॉपर में तो ज़बरदस्त रैली का दौर चल रहा है। आज भी करीब करीब 4.25% की तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में दिख रही है। शिवांगी जी, यहाँ से क्या राय है, किस तरह की चाल आगे दिखेगी? जी बिल्कुल, मेटल पैक में अब हम देख रहे हैं कि अच्छी एक मोमेंटम कॉपर में बनते हुए दिख रही है एंड हिंदुस्तान कॉपर में एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है एंड ओवरऑल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेजी कंटिन्यू होगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम है और एक सपोर्ट के साथ इसमें ट्रेड करने की सलाह रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक अच्छी रैली देखी है। 555 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें नेक्स्ट 590 के लेवल्स के। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। बट इस बीच एक बार केबल्स एंड वायर्स जैसी कंपनीज पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा था कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी। पॉलीकैप यहाँ पर आज देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी है, लगभग 2% की यहाँ पर आप गिरावट देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बार हैवेल्स का चार्ट हम पुल अप करेंगे, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बीटन डाउन काउंटर्स है और फ्राइडे को निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के संकेत ज़रूर दिखा रहा था, बट अभी भी फिलहाल सपाट ट्रेड कर रहा है। रूपक, क्या यहाँ पे कोई पेयर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या? क्योंकि देखिए पॉलीकैप तो आई थिंक गिरावट ज़रूर दिखा रहा है, पर शायद रेजिस्टेंस भी हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या इसके सामने हैवेल्स में कोई बाय बन रहा है? जी हाँ, पॉलीकैप में कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि आज का दिन थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट वेरी नियर टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। और तो पॉलीकैप पे लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, कंटिन्यू रह सकता है लॉन्ग पोजीशन। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है हैवेल्स का जो अपसाइड दिख रहा है वो वेरी लिमिटेड रहेगा, तो पेयर ट्रेड मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है इसमें। और राइट, तो चलिए पॉलीकैप और हैवेल्स यहाँ पर रखेंगे नज़र। पर इस बीच चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज आपको ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेगमेंट में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर में एक काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है, उसके चलते डिफेंस में फोकस करने की सलाह होगी। एचसीएल ये पर्टिकुलर काउंटर होगा जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर ने अपने लॉन्ग टर्म 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है ऊपरी स्तरों पर, एंड यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पर 4500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो कुछ समय पहले 105 to 110 के रेंज में चल रहा था। हालांकि थोड़ा स्पर्ट जरूर आया है, बट बेहतर होगा कि थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। 105-110 में इसे खरीदे 81 के स्टॉप लॉस से। 155 का हमने एकमात्र टारगेट सुझाया था, बट यहाँ पर दूसरा टारगेट 170 का भी रख के चल सकते हैं। तो पहला टारगेट 155, दूसरा टारगेट 170 का होगा। ओवरऑल
ओवरऑल यहाँ से हम HCL में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो रिस्क अप्रॉक्सीमेट पर लॉट होगा वो 3,300 का होगा एंड रिवॉर्ड 7,500 प्लस तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी सी डिप पर HCL के 4,500 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो HCL के 4,500 के कॉल ऑप्शन को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 105 107 रुपए पे खरीदना है, 155 का टारगेट्स लगाइए और 80 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज की ऑप्शन की रणनीति हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। बट इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि FNO सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। बट इस बीच डिफेंस काउंटर्स, जी हाँ, ये एक तेज़ दौड़ लगाते हुए और BE एयर खास तौर से कुछ ही मिनटों पहले हमने इस पे चर्चा की थी, 410 के आसपास चल रहा था। उसके बाद शिवांगी का कहना भी था कि 425 के यहाँ पे टारगेट्स आप ध्यान में रखिए और ये स्टॉक फिलहाल डे हाई पे आता हुआ। HAL नीलेश ने यहाँ पर ऑप्शन के जरिए एक बार अपनी रणनीति दी। बट इस बीच एक बार मजगांव डॉक पर भी फोकस करेंगे। रूपक, आपसे खास तौर से समझना चाहेंगे कि मजगांव डॉक, क्योंकि ये भी एक गिरावट का शिकार ज़रूर हुआ है, 3,600 से गिरकर लगभग 2,500 के आसपास आया है, क्या ये भी इस रिकवरी में पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? जी बिल्कुल, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए क्योंकि BEL को जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रहा है और HAL भी कैचअप कर रहे हैं, तो मैचडॉक का थोड़ा पीछे रह गया। मैचडॉक GNA से भी रिसेंटली रैली दिया था, तो मुझे लगता है कि 2480 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। 2480 नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। हायर एंड पे 27,100 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर भी रखेंगे नज़र। 2480 जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए मजगांव डॉक के लिए और ऊपरी स्तरों के लेवल्स यहाँ पर भी खुलते हुए। बस शिवांगी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला, अपनी स्टॉक कॉल्स दी और ढेर सारे सेक्टर्स पर अपनी सटीक राय भी दी। और चलिए, शिवांगी के साथ इतना ही वक्त था हमारा, पर अब स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अब कुणाल बोत्रा रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। कुणाल, देखिए मार्केट तो फिलहाल ठीक ठाक मूव दिखा रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, तो सबसे पहले क्यों ना आप अपनी स्टॉक कॉल्स दे दीजिए। तो डिफरेंशिएटेड यहाँ पे पिक्स दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल एज अ थीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वन ऑफ द स्टॉक्स जो मिड कैप एंड पे है, यूनियन बैंक, मेरा मानना है कि एक अच्छा ब्रेकआउट वापस से दिखा रहा है। स्टॉक 160 के आसपास आ चुका है, स्टॉक 159 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं यूनियन बैंक में एक बाय कॉल सजेस्ट करूंगा करंट लेवल से। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 163 का, स्टॉप लॉस 156 का, और सेकंड रहेगा बाय एम्बर एंटरप्राइजेस पे, जो मेरा मानना है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकवरी चार्ट बन रहा है। 52 वीक या मल्टी वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8,600 से स्टॉक ने करेक्शन दिया था एम्बर एंटरप्राइजेस, जो करीबन 6,200 का एक लो बनाया था। करंट लेवल से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूंगा। स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं करीबन 7,000 का, स्टॉप लॉस 6,400 का। ठीक है, 7,000 का टारगेट होगा, 6,400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एम्बर के लिए। यूनियन बैंक के लिए 163 की टारगेट है, 156 रुपए के स्टॉप लॉस होगी कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, हिंडाल्को आज हम देख रहे हैं कि नए 52 वीक हाई पर है शेयर, ये आई थिंक नए हाइस पर भी है हिंडाल्को। अच्छी तेजी हो रही है लगातार। कितने बुलिश हैं आप हिंडाल्को को लेकर, और क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है मेटल में कहीं और आपकी नजर है तो आप वो भी बता सकते हैं। इनफैक्ट हिंडाल्को का चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये एक हाई बीटा सेक्टर में होने के बाद में भी एक बहुत ही क्लासिकल और कंसिस्टेंट स्टेबल अप ट्रेंड में है, जो कि बहुत डिफरेंशिएटेड नेचर होता है। बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे जो मेटल स्टॉक्स होते हैं वो 4-5 दिनों में एक 2-5% का एक हाई स्विंग मूव दे देते हैं, उसके बाद में स्टॉक्स ठंडे पड़ जाते हैं। बट हिंडाल्को का चार्ट अगर हम देखें कंसिस्टेंटली लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स का भी चार्ट देखें तो एक कंसिस्टेंट प्राइस अप मूव आया है स्टॉक में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो मूव है वो सस्टेनेबल है हायर साइड पे। अपर साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने ग्रेजुअल अपट्रेंड को मेंटेन करेगा और करीबन 960 से 980 के बीच में एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है। जनरली ऐसे मूव्स जो होते हैं वो एक राउंड फिगर, जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मार्क है, जैसे कि 500, 700, 1000, ये रेट्स पे जनरली जाके इनकी मोमेंटम जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस करते हैं। तो मेरा मानना है कि उस लिहाज से 980 का एक टारगेट रेंज रख सकते हैं हिंडाल्को में, अगर जिसकी भी टाइम फ्रेम करीबन 1 मंथ 3 वीक से ज़्यादा है। हिंडाल्को को लेकर ये व्यू हो गया।
रियल एस्टेट की बात करें तो शोभा ने लगभग 1 महीने पुराने जो लेवल्स है उसको अचीव कर लिए हैं और आज हम तेजी ठीक ठाक देख रहे हैं शोभा में। और उसकी वजह यह है कि क्वार्टर 3 जो कि अपडेट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। जो इन्होंने सेल्स क्लॉक की है लगभग 2100 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स दर्ज की है क्वार्टर 3 में शोभा ने। यहां से आप तेजी देख रहे हैं कुणाल जी? कि एक कंफर्मेशन तो आया है कि स्टॉक रिबाउंड करके वापस से एक अपने मिड पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस पे या रिट्रेसमेंट्स पे वापस आ गया है, बट इनमें क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम देखते हैं कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो अपने मेजर करेक्शन के बाद बाउंस बैक करते हैं और गैप के बाद फॉर्म होते हैं, जनरली हम देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद में गैप जनरली फिल हो जाता है, वो स्टॉक प्राइसेस थोड़े से मोमेंटम सबड्यूड हो जाते हैं, उसके बाद रियल टेस्ट आता है स्टॉक्स में। इनिशियल न्यूज़ फ्लो बेस्ड एक जंप आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि टेकर्स कितने ज़्यादा है, बायर्स कितना ज़्यादा है स्टॉक प्राइसेस में। तो मेरा मानना है कि एक आध दिन वेट करना चाहिए शोभा के लिए। ये इनिशियल साइन स्ट्रांग है, बट क्या ये सस्टेनेबल है, आई थिंक उसका जवाब हमें शायद 1 या 2 दिन में मिलेगा। अगर ये स्टॉक 1520-1530 के लेवल्स के आसपास भी होल्ड कर जाता है 1-2 दिन में, तब मेरा मानना है कि एक स्ट्रांग अप्रूव बनने के चांसेस बन जाते हैं शोभा में। ठीक है, शोभा को लेकर ये व्यू। BEML का शेयर भी आज फोकस में है। एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी, हमने देखा था कि करीब 250 रुपए के आसपास जाने के बाद एक मुनाफा वसूली आई थी और फिर से चलने की कोशिश है। 1900 रुपए के ऊपर निकला है आज BEML का शेयर इंट्राडे में। 1.5% की तेजी अभी भी है। कुणाल जी, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें या फिर अवॉइड कर दें? नहीं, आई थिंक BEML और काफ़ी सारे जो डिफेंस स्टॉक्स है इसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मेरा मानना है कि एक साइक्लिकल करेक्टिव वेव आया था डिफेंस स्टॉक्स में, वो करीबन लगभग फिनिश हो चुका है और मेरा मानना है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉटम फॉर्मेशंस में बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स वापस आ चुके हैं। अगर हमें इसे 6 मंथ्स 1 ईयर के साइकिल में भी हम चेक करें तो ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है डिफेंस स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिहाज से भी 1900 का स्विंग ब्रेकआउट BEML ने आज कंफर्म किया है। एक छोटा सा कपल हैंडल पैटर्न भी है जो ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट बन सकता है BEML में करीबन 2025 का और 2100 का, जो करीबन 5% से 6% का अप मूव बन सकता है हायर साइड पे। बट जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं, BEL, HAL में अच्छा कमबैक बन रहा है, मैसगांव डॉक एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है, 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी सारे अदर काउंटर्स भी है जिनमें मेरा मानना है कि ट्रेड ओपन अप हो रहा है। तो ये रहा है BEML को लेकर आपकी तरफ से। NTPC पर एक बार और फिर से नज़र डाले थे। पिछले सत्र में हमने देखा था फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही थी और कंपनी की तैयारी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर, उनके जो प्रोग्राम्स है उनको लेकर वो विदेशी पार्टनर के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। NTPC पर एक राय रूपक जी आपकी तरफ से क्या है, यहाँ से और तेज़ी दिख रही है क्या आगे? जी, तेजी बरकरार रह सकता है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और जो प्रीवियस जो छोटा छोटा स्विंग्स थे डेली चार्ट पे उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए अराउंड 345 340 बेहतर लेवल रहेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रहेगा उसका वो रहेगा 335 पे। 335 पर स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय किया जा सकता है ऑन डिप्स फॉर अ टारगेट ऑफ 370। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर NTPC में आप काम कर सकते हैं। लेकिन 2025 में जो कई सारे जो रोड एंड हाईवे से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी थी, जिसमें KNR कंस्ट्रक्शन पिछले साल हमने देखा 53% की गिरावट, SG इंफ्रा में 50% से ज़्यादा की गिरावट और साथ ही अशोक बिल्डकॉन, IRV इंफ्रा, PNC इंफ्रा, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स से काफ़ी टूटे थे। 25 से 50% की गिरावट इन सारे स्टॉक्स में आई थी। कुणाल जी, क्या 2026 में इसमें से कुछ पसंद आपको आ रहा है क्या? तो पॉसिबल है क्या? आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स, अशोका बिल्डकॉन है, PG इंफ्रा, आई थिंक ये बहुत सारे स्टॉक्स जो है इनमें एक अच्छा मूव आ सकता है। जनरली हम कहते हैं कि एक मार्केट एक साइक्लिकल मूव में चलता है सेक्टर वाइज में भी, कि बहुत बार होता है कि एक सेक्टर्स जो होते हैं जो फेवरेट बन जाते हैं एक फेज़ में, उसके बाद में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे वो मेजर अंडर परफॉर्मेंस बन जाता है और उसके वजह से काफ़ी पोर्टफोलियोज भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो HG इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन से काफ़ी सारे जो इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जो 40-50% डाउन है अपने 2024 या लाइफ हाई से, मेरा मानना है कि एक अच्छा मूव बन सकता है। इनको टाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इनिशियल वेव जो होगा इतने बड़े करेक्शन के बाद में हम देखते हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट कर जाते हैं। बट अगर कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ से जैसे कि अगर 12 महीने 18 महीने का भी अगर मिनिमम टाइम फ्रेम भी रखे
तब मेरा मानना है कि यहाँ से अच्छा मूव आ सकता है। हम इसे कहते हैं मीन रिवर्जन मूव। जब स्टॉक इतना ज़्यादा बीटन डाउन हो जाते हैं तो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से वो करीबन 20% से 25% लगभग डाउन साइकिल में आ जाता है। तो ये जो मीन होते हैं, ये जो डाइवर्जेंसेस होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये लास्ट नहीं करते बिकॉज जब इतना ज़्यादा स्टॉक डीप ड्रॉडाउन पे आ जाता है उसके बाद में एक हम देखते हैं कि मीन रिवर्जन का मूव आता है। तो मेरा मानना है कि इंफ्रा स्टॉक्स में भी एक ऐसा मूव आने की आशंका है। तो जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अगर 15 से 18 महीने का एक मिनिमम टाइम फ्रेम रखें तो आई थिंक ये स्टॉक्स पे बेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल देंगे तो ये सारे इंफ्रा स्टॉक्स, रोड हाईवे से रिलेटेड स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। इसी नोट पर इस शो को यही समाप्त करेंगे। आपका कुणाल जी, रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें बाजार में क्या करना है। साथ ही सृष्टि को भी दीजिए इजाज़त। मैं और अभिषेक दोनों बने रहेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 10 की शुरुआत करेंगे, जहां सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें। जल्द लौटते हैं।